नहीं, उसी उसी लिए हमने कहा कि थोड़ा सा बस जल्दी से इस पर डिस्कशन कर लेंगे, जितने भी 9:15 तक जुड़े आएंगे उन्हीं से बात कर लेंगे, कोई ज्यादा लोग वेट नहीं करेंगे। और हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको 10 बजे तक खत्म कर दें, ताकि लोग अपना डिनर कर लें आराम से। थैंक यू। ज्यादा कोई हमें वो नहीं करना। मैं एक निवेदन करूं क्या? सर बोलिए। स्वागत है सर, स्वागत है। अशोक जी, हाँ, आप मेरे को काफी टाइम से जानते हैं। हाँ 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 हाँ। क्या आपने मेरे अंदर कभी पॉलिटिशियन वाली बात देखी क्या? अगर होती तो आपसे मुलाकात क्यों करते फिर ज्यादा? अच्छा, जब आज तक हम लोग मेरे से मिलने नहीं गए, किसी से मिलने नहीं गए, तो आपसे मिलने फिर आते नहीं आते? हम तो कहते घर बैठो भैया। आपने पॉलिटिशियन वाली बात है नहीं ना, चक्कर ये। अच्छा। हाँ। ऐसा था कि आज मेरे पास किसी सज्जन ने, मैं उसका नाम क्यों नहीं लूंगा क्योंकि वो मेरे शुभचिंतक है। अच्छा। उन्होंने मेरे से कहा कि अनिल जी, हाँ। किसी ने ये कहा है कि आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं। हाँ हाँ। तो मैंने कहा भैया, यदि किसी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी का नेता हूं, तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई तो मानता है कि समाजवादी पार्टी का नेता हूं मैं। नेता तो कोई मानता है, मैं कि मुझे तो आज तक किसी ने नेता ही नहीं माना। तो जब आप मंत्री थे तब भी नहीं मानते थे? तो कहते थे भाई आ गया कोई अपना बस। नहीं, आप एक चीज बताइए, मैं मंत्री भी जो रहा था, मैं वो राजनीतिक उसमें नहीं रहा। ना ना ना, मैं अपने सोशल उस पर ही मुझे को वो मिला। सामाजिक सेवा के लिए आपको बनाया गया ना। और मैं आपको एक चीज की जानकारी अभी तक किसी को शायद नहीं है, ना जिला प्रशासन को, ना किसी को है, कि जो खादी ग्राम उद्योग विपणन संघ है, मैं आज की डेट में उसका भी उपाध्यक्ष हूँ। लो, और मैं आपको ये बता दूं, मैं वो भी मुख्यमंत्री जी द्वारा बनाया गया है, मैं किसी अन्य किसी के द्वारा नहीं बनाया गया। तो लोग बताओ, अभी भी मंत्री जी सामने बैठे हुए हैं, हम लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। मैंने उनको ये कहा कि मैंने भैया मैं राजनीतिक नहीं हूँ, मैं एक सोशल, और मैंने सबसे यही कहा था, मैं किसी भी राजनीतिक मंच पर नहीं जाऊंगा। मैं सपा के टाइम में भी मैंने यही बोला था, बीजेपी के टाइम में भी आज भी बोला हूं मैं कि मैं किसी भी राजनीतिक मंच पर नहीं जाऊंगा। और मैं आपको एक और आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जीवन में यदि कोई भी एक सिंगल बंदा मुझे ये दिखा दे कि मैं किसी राजनीतिक मंच पर गया हूं या मेरा परिवार का कोई बंदा गया है, तो मैं उस दिन क्या करोगे? कुछ नहीं करना। मैं कहता हूँ मैं कुछ नहीं करना, जीवन त्याग दूंगा। नहीं, बेकार की बात नहीं है, ये सब बातें छोड़ो। अरे यार, ये सब बातें बोल बोल के लोगों ने ना वो कर रखा है। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि लोग अरे सुनो, पता नहीं क्यों करते हैं। अनिल भाई, राजनीति कोई बुरी चीज नहीं है। राजनीति से ही देश चलता है यार, सब मालूम है। लेकिन क्योंकि डरे हुए हैं। नहीं, डरे नहीं हुए। सुनो आपको बता दूं मैं, बता दूं मैं, हाँ, आपको कह दूं क्या? हाँ बताओ कौन है? घबराहट होती है मेरे से। तो होती क्यों नहीं होगी यार, हद हो गई है। आप जब भी कोई आदमी बड़ा काम करेगा, सामने वाला हमेशा घबराएगा। आपने इतने बड़े बड़े बात, कौन सा ऐसा दुनिया में आदमी है जिसने 350 से ज्यादा है, क्या कहते हैं, एम्बुलेंसेस खड़ी कर रखी हुई यार? कोई है 350? आप मेरे बड़े भाई हैं और जीवन भर रहेंगे। नहीं, अगर बड़ा भाई नहीं होता तो मैं आपसे हक से बात भी नहीं करता। आप ना यही चीज, आज एक बात और बता देता हूं मैं, कि मेरी आखिरी सांस तक का रिलेशन आपसे है मेरा। अरे क्या बात, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं अनिल भाई। आपको ये बता देता हूं मैं कि मेरा जो रिलेशन है वो आपसे मेरा आखिरी सांस तक का है। मेरा कोई किसी लोभ लालच से या कुछ से नहीं है। आपने जो मुझे सम्मान दिया हमेशा, मैं उसका कायल हूं और हमेशा रहूंगा उसका। देखो, सम्मान देना तो मेरा दायित्व है, ठीक है ना, कर्तव्य है मेरा, कि जो आदमी अच्छा काम कर रहा है, और आपकी भावनाओं का मैंने हमेशा सम्मान किया है। और सबसे बड़ी बात बताऊं क्या हूं? देखो, मैं आज भी बोलता हूँ, उम्र में आप मुझसे छोटे हो, काफी छोटे हो, ठीक है ना। मैं तो सीनियर सिटीजन हो गया, वो लगता नहीं, वो अलग बात है। लेकिन मैं तो हो गया। अब तो मैं 61 साल का हो रहा हूँ मैं इस समय, ठीक है ना। थैंक यू। तो 61 साल का मैं हो रहा हूँ। आप समझ सकते हैं कि आपके प्रति क्यों भाव है, कि जिस दिन मैंने आपको पहली बार देखा, और जब आपने वहां पे सीएमओ के यहाँ जब एम्बुलेंसेस का आपने वो किया, और जो आपका मैंने लेक्चर सुना, आपको पता, मैं वहाँ एक सामान्य अतिथि के रूप में वहां खड़ा हुआ था, बिल्कुल छोटा था, पीछे खड़ा हुआ था, सुन रहा था आपको मैं। और फिर जब मेरी आपसे बातचीत हुई, सब कुछ हुआ, तब मैंने कहा यार बात कुछ अलग है। नहीं तो यहाँ बहुत लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, पैसे वाले भी बहुत हैं, सब कुछ हैं, बड़े बड़े दानी महादानी भी बहुत हैं, और क्या कहते हैं, समाज सेवी भी बहुत हैं, और राजनीतिज्ञ तो बहुत ज्यादा है। लेकिन आज तक कभी मैं सबके सामने ना खुल के बोलता हूँ कि डॉक्टर महेश के साथ हमने 20 साल समाज सेवा करी, 20 साल।
और कंधे से कंधा मिला के ऐसे बात करते थे। लेकिन जिस दिन वो एमएलए बन गए और उनका जब एटीट्यूड देख लिया, आज तक मैं उनसे कभी कोई काम कहने नहीं गया, जबकि हमने उनके तीनों इलेक्शन में काम किया। जी जी विवेक बैठा हुआ सामने, जी भैया, जी भैया, लेकिन हमने नहीं बोला, क्योंकि हमने ये बात ठानी हुई है कि भाई ये नहीं कि राजनीतिक के बुरे नहीं होते, राजनीति के बहुत अच्छे होते हैं, सब लोग होते हैं। लेकिन बात असल ये है कि जब हम लोगों का हो रहा है तो कैसे करें, इसलिए करना चाहिए ना, क्यों साहब? जब काम चल रहा है, जब मांगने की जरूरत नहीं पड़ रही है तो अच्छी बात है। तो मेरे ख्याल से बहुत से समाधान हो गए हैं, तो हम लोग अपनी बात को शुरू करते हैं। हम लोग ज्यादा लोग नहीं है तो खत्म करते हैं। दिनेश बिहानी जी कहाँ गए? अभी सुन रहे थे। यही हूँ सर, यही हूँ। अच्छा, आप हैं। और कौन कौन है? मेरे ख्याल से दिनेश भाई, आपकी जो बात को तो मैंने आगे पहुंचा दिया था, उनको बता दिया था मैंने। तो अभी तक रिप्लाई तो आया नहीं यार। हो, राजीव भाई भी हैं, पद्मिनी जी भी हैं, प्रेरित, हाउ आर यू? आ गए? रंजन जी भी ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, रंजन जी आ गए? नहीं आए? आ रहे। अच्छा, आलोक नमस्कार, कैसे हो? प्रणाम। तो काफी लोग हैं, अब तो काम अपना कर सकते हैं शुरू। 12 आदमी तो है। हाँ, 12 आदमी कम नहीं होते, 12 रंजन तोमर भी आ ही रहे हैं, आ रहे हैं। अच्छा बॉस, हमने पहली बात तो ये है कि पहले तो सबको बहुत 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 मुबारकबाद, शुभकामनाएं और शाबाशी कि आप लोगों ने जो पिछले 23 मार्च से जो आप लोगों ने जिम्मेदारी को निभाया है, और इस पूरे गौतम बुद्ध नगर के अंदर उसके आसपास के क्षेत्र में मेरे ख्याल से हजारों लोग, लाखों ही करिए कि लोगों को जिससे काम किया है, वो एक अपने आप में बड़ा मिसाल है। और आपने बिल्कुल बोला अनिल भाई कि जितना अच्छा काम हम लोगों ने नोएडा में करके दिखाया है, शायद और कहीं हमें इतना अच्छा देखने को नहीं मिला, सुनने को नहीं मिला है। लोगों ने काम किया है। ग्रेटर नोएडा में आलोक सिंह जी ने, उनके एक्टिव सिटीजन ने पूरा काम करके दिखाया। इधर ये प्रेरित मान सिंह ने, वैसे क्रॉसिंग में रहते हैं लेकिन इन्होंने आयोग के जरिए जो काम करके दिखाया, उसके बाद भी अभी भी लगे हुए हैं कि 500 से ज्यादा ये नौकरियां देने के उस फिराक में लगे हुए हैं। बड़े युवा साथी हमारे। प्रेरित का मैं स्वागत करता हूँ, हमारे पहली बार हमारे साथ में आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और बाकी राजीव अजमानी जी, तो सर अब तो ये मुंडन समारोह कब होगा, दाढ़ी का मुझे बता दीजिएगा। हम लोग आएंगे 8 जून के बाद। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये पसंद आ गया अपना, ठीक है ना? तो अब फटाफट एक मिनट में सबसे ये पूछ लेते हैं कि आप लोगों का क्या विचार है और क्या से करना चाहते हैं, कि क्या इसको हम लोग कंटिन्यू करें या कलेक्टिवली कुछ ऐसा विचार। हेलो रंजन, क्या हाल चाल है? नमस्कार वेरी गुड, थैंक यू। विष्णु जी, अच्छा ऊपर भी, नीचे भी 2 विष्णु, एक ऊपर एक नीचे है। नहीं, मैंने वो पीसी के लिए उसको रखा हुआ है, बाकी मोबाइल से उसको कनेक्ट किया हुआ है। ओके, ठीक है। तो अभी इसको फटाफट एक मिनट का आपने सबसे ले लेंगे भाई, आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या कलेक्टिव, कोई पहली पॉइंट ये कि क्या सोचा करना, दूसरा कि ऐसा कौन सा कोई पॉइंट है कलेक्टिवली हम लोग कर सकते हैं। मेरा एक पॉइंट है, बस मैं बताता हूँ थोड़ा सा कि अब जो खत्म हो रहा है तो शायद अब अभी मेटेरियलिस्टिक जरूरतें कम पड़ रही हैं, लेकिन अब है मेनली अवेयरनेस प्रोग्राम, लोगों को देखना पड़ेगा, जिसमें हमें आना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं पद्मिनी जी, हमारे यहाँ सबसे हमारे सीनियर हैं, और उनको प्रणाम करते हुए मैं करता हूँ, मैम प्लीज आप बताइए कि क्या करना चाहिए और क्या है। पद्मिनी जी, जॉइंट वुमेन प्रोग्राम। जी मैम। लास्ट सुनाई नहीं पड़ा मुझे, लास्ट वाला कट गया। नहीं, हमारा ये है कि हम ये जानना चाहते हैं कि अभी तक जो 1-1.5 मिनट में आप ये बताएं कि जो अभी तक हुआ है इसलिए कैसा रहा, और आगे आप क्या करना चाहते हैं, और कलेक्टिवली क्या कोई हम लोग सब एनजीओ मिलकर कर सकते हैं। कोई ऐसा विचार आपके अगर जहन में आ रहा तो वो बताएं प्लीज। अच्छा, अभी तक जो बहुत मेहनत किया है, बहुत ही और अच्छा भी रहा है, लेकिन अभी कितना दिन कंटिन्यू करना, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो एकदम से खुलेंगे नहीं, और जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनके भी कोई इतना बड़ा अपॉर्चुनिटीज या फ्यूचर दिख नहीं रहा है। हमारा मेन मकसद ये सोच रहे हैं हम कि ये जो जितने बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं वापस माइग्रेट करके ना चला जाए, अगर चले भी गए तो उनका जो एजुकेशन है वो खत्म हो जाएगा। वो एजुकेशन को हम कैसे, मतलब उनका लिटरेसी भी प्रोग्राम हो या एजुकेशन का प्रोग्राम हो, उसे कैसे हम बरकरार रख सकते हैं, एक तो ये है। और रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम शुरू हो जाना चाहिए, होम बेस्ड वर्किंग हो जाना चाहिए,
जो घर में बैठे हैं उनको काम देना चाहिए और कैसे कर सकते हैं ये हमें सोचना पड़ेगा। That's great. मेरे ख्याल से काफी पॉइंट आपने कवर कर लिया मैम, थैंक्स अ लॉट। और मेरे ख्याल सभी इस पे एग्री करेंगे। तो मैं अभी चलता हूँ, हमारे बीच में राजीव अजमानी साहब। दरवाजे बंद कर ले जाली। राजीव अजमानी जी, बहुत मच्छर आ रहे हैं। बाल विकास परिषद पूरे देश में काम करता है, तो मैं चाहूंगा राजीव भाई कुछ आप इस प्रकार डालें। राजीव जी शायद अभी नहीं है, तो मैं फिर चलता हूँ। बात करें तो हमने सबसे फिर इसमें आते हैं, अपने युवा साथी को पकड़ते हैं, प्रेरित जी आयोम से जी। सर थोड़ा सा माइंडसेट टेंडेंसी हमको लोगों की चेंज होती दिखी है, जो लोग पहले मेहनत करके। तो आवाज आपकी आवाज सही नहीं आ रही है प्रेरित जी आपकी। आपको शायद नेटवर्क की इशू है वहाँ पर। नहीं, उनका माइक सही नहीं लगा हुआ है। प्रेरित जी अपना माइक जो है थोड़ा सा पास में लाइए। नहीं आ रही है वो, शायद आपका माइक उससे लैपटॉप से यदि कनेक्टेड है तो हो गया है कुछ। स्टार्टिंग में तो आवाज आई, लेकिन फिर धीरे धीरे करके बंद हो गई। या फिर आप अपना हटा लीजिए, हेडसेट हटा लीजिए, उसको निकाल दीजिए तो शायद। अभी आई आवाज? अब आ रही है। प्रोबेबली वो डिस्चार्ज हो रहा होगा जी। मतलब इट माइट बी माय ओन पर्सनल ओपिनियन या हमारी टीम की ओपिनियन हो सकती है, बट आई बिलीव अवेयरनेस, जैसा अभी बोला गया था, अवेयरनेस की अब स्प्रेड करने की ज्यादा जरूरत है और थोड़ा सा माइंडसेट पे लोगों के काम करने की ज्यादा जरूरत है। बिकॉज ऑफ लेट जो हम लोगों ने नोटिस किया है कि जो लोग मेहनत करके खा रहे थे, दे हैव गॉट टू नो दैट इट इज अ वेरी इजी वे व्हेन यू आर आस्किंग। अब भीख मांगना शुरू हो गया है। बिल्कुल, मतलब यहाँ से लेंगे, रखेंगे, दूसरी जगह जाके लेंगे। हम लोगों ने मतलब ये तो उस लॉकडाउन के टाइम पे देखा था, बट आज इनको जरूरत नहीं है ना, वो भी ये कर रहे हैं। सो एक तो ये उनकी शायद फितरत में आ गया, उन्होंने देखा है इतने दिन में। और दूसरा हमें अब ये देखना है कि कितने ऐसे लोग हम सब एनजीओज के पास हैं जिनको एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है। बिकॉज हम लोग तो उनके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनका एटीट्यूड बहुत गंदा हो चुका है। वी आर वर्किंग हार्ड कि उनको खाना मिले, वी आर वर्किंग हार्ड कि उनको एम्प्लॉयमेंट मिले या वो सेल्फ सस्टेन हो सके एक एंटरप्रेन्योरल स्किल सेट के हिसाब से। बट वो हमारी गरज ज्यादा लग रही है, उनकी रिक्वायरमेंट कम लग रही है। मतलब ये कि गरज उनकी लग रहा है कि हम उनके लिए काम करने आए हैं, मतलब वो नहीं चाहते कि कुछ हो, ठीक है ना। हाँ तो ठीक है, इसमें कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में अभी फिर ब्रेक में लौट के आता हूँ आपके पास, ठीक है। और अगर राजीव जी आ गए क्या वापस? नहीं, अगर नहीं आए तो राजीव से फिर मैं सीधा हट के चलता हूँ, क्योंकि अनिल जी मैं आपको आखिर में लूंगा। बिल्कुल कोई बात नहीं। हाँ, क्योंकि आप मंत्री हो इस समय हमारे। तो मैं आलोक सिंह आलोक जी प्लीज, जो हमारे विषय आपने सुन लिए हैं उस पर थोड़ा मैं चाहता हूँ आपका कमेंट चाहता हूँ। अनिल, आलोक देखिए सर, तो ये है कि हम सभी सामाजिक तौर पे सक्रिय हैं और अपना अपना योगदान सभी ने किया है और आगे भी करते रहेंगे। जी। लेकिन जहाँ तक गौतम बुद्ध नगर की अगर हम बात करें तो यहाँ की जो समस्याएं हैं, देखिए लॉकडाउन की, और ये तो मैं समझता हूँ कि अब अपने आखिरी चरण में है। जो अब हम लोगों को नया ये देखना है, शायद ये विषय कोई ना हो, लेकिन पहला मुझे जो महसूस होता है कि जो सामाजिक संगठन है उनकी प्रशासन की नज़र में अहमियत क्या है, पहला। क्योंकि जो भी यहाँ पे पीछे हमने देखा जो रिलीफ मेजर्स चले हैं, उसमें कहीं भी सामाजिक संगठनों को शामिल नहीं किया गया, ना तो उनसे विचार विमर्श किया गया, ना उनकी बात जानी गई। हालांकि जमीन पे अगर जो हम लोगों की जानकारी है या जो हम लोगों का अनुभव है वो नया कोई आता है उससे ज्यादा है। अगर कोई शहर के बारे में पूछे तो अशोक जी उसके बारे में ज्यादा बता पाएंगे। एक तो पहला हमें इस बात को रखना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप कोई जनहित का कार्य करते हैं तो आप सामाजिक संगठनों को जरूर लूप में लें, आप उनसे बात करें, उनका अनुभव लें, पहला। दूसरा, मेरे दिमाग में ये विषय से हटके हो सकता है, मेरे दिमाग में ये है कि स्कूल फीस का मुद्दा जो है वो भी सामाजिक कार्यों में ही आता है। अभी क्या है कि मेरे पास, क्योंकि हम लोग सामाजिक रूप से जुड़े हुए हैं, तो बहुत ऐसे, बहुत क्या मैं कहता हूँ 85% ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके ऊपर फीस देने का इस टाइम पैसा नहीं है। क्योंकि आप नॉर्मल माने तो 5 से 6 हजार रुपए एक महीने की फीस है।
तो किसी के अगर 3 महीने के बिना पढ़े हुए 18 से 20 हजार रुपए जाते हैं तो उसका वो एक मेजर चंक है जिससे वो अगले 2-3 महीने के लिए अपना खर्चा चला पाएगा। क्योंकि जैसा हम सब देख रहे हैं कि नौकरियां बहुत लोगों की जा चुकी हैं और कंपनियों ने 65% तक की सैलरी रिडक्शन कर दी है। तो क्यों ना सामाजिक संगठनों के तौर पे हम लोग अपनी आवाज उठाएं। अगर एमएसएमईज को, कंपनीज को, कॉर्पोरेट्स को गवर्नमेंट लाभ दे सकती है, और अगर पेरेंट्स कोई उचित मांग है हमारी, ये कोई अनुचित मांग नहीं है कि हम फीस के वेवर की मांग कर रहे हैं, है कि 3 महीने की बजाय आप हमसे 3 की जगह 1 का फीस ले लें, क्योंकि उनके यहाँ टीचर्स भी हैं जो हमारे आपके समाज के ही लोग हैं, हमारे आपके घर परिवार के ही हैं। तो 30-70% फी वेवर की डिमांड अगर सभी सामाजिक संगठन मिलकर करें तो मैं समझता हूं कि उसका लाभ जो हम चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति को हो, तो वो होगा। हमारे लिए केवल सड़क पे बैठा हुआ गरीब ही व्यक्ति नहीं है, इसी चला के अंदर बैठा हुआ परेशान व्यक्ति भी गरीब है जो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहा है। और आज मध्यम वर्ग उसी पीड़ा में है कि वो किसी से कह नहीं सकता, उसकी गैरत है उसके अंदर। तो मैं समझता हूँ सभी सम्मानित लोग हैं और कई लोग नहीं आ पाए होंगे, तो अनिल जी भी हैं, अनिल जी को नमस्कार भी करता हूँ। मैंने बीच में, क्योंकि वेबिनार में मैं बीच में टोकता नहीं हूँ जब तक एडमिन महोदय कोई आदेश ना करें, तो सभी को नमस्कार है। और मैं समझता हूँ इस विषय पे भी बात की जानी को मान रहा हूँ। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन से भी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी जरूर होनी चाहिए कि जिससे हम तक और हमारी बात एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल सही है, थैंक यू, ग्रेट, बढ़िया बढ़िया। अरविंद वैद जी, आपका तो संगठन सबसे पुराना है यहाँ पे लालसा कल्याण परिषद, और पहली बार, अच्छा अपना वो ऑन कर लीजिएगा माइक, और पुराना है तो हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि इसको, क्योंकि आपने और आपके पिताजी तो खैर हमारे लिए आदर्श हैं, डॉक्टर साहब, तो के वैद साहब तो हम जानते हैं कि उन्होंने कितना बड़ा काम करके दिखाया, और खासकर जो आजकल कितने सालों से वो जो मरीजों की सेवा कर रहे हैं और निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से। तो आपका क्या कहना है इसमें, क्योंकि आलोक जी ने बड़ी अच्छी पॉइंट उठाई है, और खासकर आलोक जी ने उठाई है, प्रेरित ने कई बात की है, पद्मिनी ने कही है, तो थोड़ा इससे हट के कुछ आप क्या सोचते हैं? तो आलोक जी का जो कहना है वो कुछ हद तक सही है कि उसके अंदर दोनों चीज हुई है, जॉब भी है और जॉब, बहुत सारी जगह जॉब की उनको जरूरत है, जो लोग चले गए हैं ऑलरेडी, जो लेबर्स चले गए हैं उनको लेबर मिल भी नहीं रही है, तो दोनों तरह की रिक्वायरमेंट है। और तीसरी चीज, एक चीज और बड़ी सामने आ रही है, जो लोग दिल्ली का आना जाना अभी भी बंद है आज की डेट में। आज हालत ये है कि दिल्ली का अभी फ्री मूवमेंट नहीं है, आज के जो गाइडलाइंस मिली है उसमें भी वही चीज है, तो वैसे की वैसी परेशानी हमारे को मिलने वाली है। तो जब तक ऐसी परेशानी रहेगी तो बिजनेस पूरे से नहीं खुल पाएगा, तो वही परेशानी जो आज अभी हम लोग उससे गुजर रहे हैं, वही परेशानी हमारे को कई दिन तक और झेलनी पड़ेगी, क्योंकि ये समस्याएं प्रशासन जब तक हल नहीं करेगा, जब तक आपका पूरी तरह से हम एक बताइए फुल फ्लो के अंदर में नहीं आएंगे, तो तब तक तो ये परेशानी रहने वाली है, और फ्लो में हम आ भी नहीं पाएंगे जब तक यदि प्रशासन पूरी तरह से सहयोग नहीं करेगा। और सहयोग करने के बाद ये उनको डर लग रहा है कि अब जितना ज्यादा बाहर में आना जाना रहेगा उतना कोरोना फैलेगा, पर इसके डर से यदि हम लॉकडाउन ही पूरा इस तरीके से रखेंगे तो कहीं कहीं लॉकडाउन देश में खुल रहा है, कहीं नहीं खुल रहा है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज है नोएडा के अंदर में, तो इसका इलाज अपने को सोचना है एनजीओ को कि कैसे इसको लेना है, क्योंकि इसके बिना काम हो नहीं पाएगा, क्योंकि अपने एनजीओ कर रहे हैं पर प्रशासन को इस पे नहीं सहयोग करेगा तो अपने करते ही जाएंगे तो भी नहीं काम करेंगे। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एनजीओ को थोड़ा आगे निकल के आना पड़ेगा, और ये वाकई बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जो कि ये जो बॉर्डर को जो मुश्किल कर रखा है। एनीवे दिस पॉइंट मस्ट बी टेकन। मैं अब सीधा चलता हूँ, मैं बात करता हूँ दिनेश बिहानी जी से, जो कि मारवाड़ी युवा मंच के हैं, और जिन्होंने कहा भी था कि हम लोग क्यों ना डोनेशन कैंप लगाएं, ये करें वो करें, लेकिन मेरे ख्याल से अब इसकी परमिशन धीमे धीमे मिलने शुरू होगी। अभी मैंने बात किया था, अभी थोड़ा वो रुके हुए हैं, एक तो क्योंकि इतनी ज्यादा यहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं तो लोग झिझक रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो ये बात है। दिनेश भाई आपकी बात प्लीज। तो जी ऐसा है, हमारे दिल्ली प्रांत में अब तक 5 कैंप लग गए, और फरीदाबाद ब्रांच में भी 4 कैंप लग गए जी, वहाँ पे ऐसा कोई परमिशन की आई नहीं इश्यू। बाकी जहाँ तक नोएडा का सवाल है, तो नोएडा में इतनी सारी एनजीओ है, अगर अपन मिलके एक ब्लड डोनेशन कैंप करें तो मेरे ख्याल से पर दिन अपन 250 से 300 यूनिट इकट्ठी कर सकते हैं। दूसरी बात, भाई आलोक सिंह जी ने जो कहा कि जो फीस का मामला है वो भी एक
अगर सब एनजीओ मिलके उठाएं तो ज्यादा बेटर होगा। और तीसरा मैं भाई अनिल सिंह जी को, सद्भावना सेवा संस्था के चेयरमैन को, कि जब नोएडा की सारी एनजीओ ने काम करना बंद कर दिया लेकिन उनका काम आज भी निरंतर जारी है, तो मैं उनको प्रणाम करता हूं, उनको सैल्यूट करता हूं। आगे अगर कोई कार्यक्रम हो तो अनिल जी से मैं निवेदन करता हूं कि मारवाड़ी युवा मंच को भी अपने साथ सहयोग में शामिल करें। जय हिंद। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और दिनेश भाई मुझको भी प्रणाम कर लीजिए, प्रिंस को भी प्रणाम कर लीजिए, क्योंकि हम लोग भी काम कर रहे हैं अभी तक। सारी एनजीओ को प्रणाम है सर। नहीं, सारी एनजीओ को प्रणाम है, क्योंकि अनिल जी को देख के हम भी लगे हुए इस समय। अरविंद जी बेद जी हमारे राजस्थान के हैं, उनको भी प्रणाम, सबको प्रणाम। नहीं, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कमिंग टू राजीव भाई, मैं आपको ढूंढ रहा था तो आप बीच में फिर चले गए थे। और राजीव अजमानी साहब, इस विषय को थोड़ा मैं चाहता हूँ कि आप इस पर प्रकाश डालें कि हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए कलेक्टिवली, हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। जी, सबसे पहले तो आप सब भाइयों को मेरा नमस्कार। अशोक जी, मैं ये कहना चाहूंगा सबसे पहले तो हम लोग अपने लेवल पे सभी संस्थाएं, एनजीओज काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम किया है। और मेरे ख्याल से जितना भी मैंने सुना है, शायद नोएडा का नाम सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा एनजीओज ने और बाकी समाजी संस्थाओं ने नोएडा में सबसे ज्यादा काम किया है। बात मैं सब दो चीजें हैं। एक चीज तो ये आती है कि प्रशासन की नजरों में हमारी क्या वैल्यूज है। प्रशासन जब भी कोई डिसीजन लेता है, वो अब किस लेवल पे, किस हिसाब से वो उनका सिलेक्शन करता है, किन लोगों के साथ लेके वो मीटिंग्स करता है, हमें नहीं मालूम। लेकिन एनजीओज को और सामाजिक संस्थाओं को मैं समझता हूँ शायद बहुत ना के बराबर लेते हैं वो लोग। जिससे क्या होता है कि जो रोजमर्रा की जिस तरीके से हम लोगों ने आज फूड डिस्ट्रीब्यूट किया और तरीके से हेल्प करी, राशन से या बना हुआ खाना, जो भी चीजें नहीं है, और उसमें हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, वो शायद उनको हम ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं बनस्पत ये कि जो वहां पे केवल टेबल पे बैठ के या व्हाट्सएप या और सोशल मीडिया के द्वारा जानकारी लेके उन्हें बताते होंगे। वो कभी भी इस चीज के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं कि हम इन सामाजिक संस्थाओं को भी साथ लें, उनकी समस्याओं को भी समझें और उनकी हम किस चीज में हेल्प ले सकते हैं फ्यूचर में, वो भी उनसे डिस्कस करें। क्योंकि ये बात सही है कि लॉकडाउन टाइम जो है बहुत टाइम से चल रहा है लॉकडाउन, अब उसको बहुत लंबा खींचना किसी के लिए भी सही नहीं है। तो उस लिहाज से वो परमिशंस तो दे रहे हैं, लेकिन जैसे पीछे अभी बिल्डर्स का उन्होंने दिया था, तो वही पंकज जी से आपके सामने बात हुई थी कि अभी वो मार्केट जो है, जो रिटेल काउंटर्स हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन के मटेरियल्स के लिए रिक्वायरमेंट्स आएंगी सामान की, वो सब बंद है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये सब चीजें जो हैं प्रैक्टिकली बेस पे उनको देखना चाहिए। ठीक है, सामाजिक संस्थाएं तो काम कर ही रही है, करेंगी। जैसे अभी दिनेश जी ने बताया कि ब्लड डोनेशन कैंप की बात है, तो हमने यहाँ पे भारत विकास परिषद के लिए बैनर पे तो नहीं, लेकिन यहाँ हमारे लक्ष्मी नारायण मंदिर है, उसके लेवल हम लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप दो तीन लगाए हैं इस लॉकडाउन के टाइम पे। तो वो सब चीजें तो ठीक है, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर हम इसको बाकी देखिए अवेयरनेस की जहां तक बात है, तो वो आजकल न्यूज में या व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे सभी इतनी सोशल मीडिया इतना ज्यादा है कि उसमें सब चीजें आती हैं। मेरा तो ये सजेशन था कि अगर हमारी प्रशासन के साथ, डीएम साहब वगैरह के साथ में या ये नोएडा अथॉरिटी, इन सब लोगों के साथ कोई ज्वाइंट मीटिंग्स हो जाए, तो उससे क्या होगा कि एक तो वो भी हमें बताएंगे कि इस समय हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स है फ्यूचर के हिसाब से। हम अपने लेवल पे तो अवेयरनेस के लिए जो भी कर सकते हैं कर ही रहे हैं। और दूसरा ये है कि उनको कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं, जो हम लोगों ने फेस की हैं, हम वो भी उनको बताएंगे, ताकि फ्यूचर में भगवान ना करे कभी भी जरूरत पड़ती है, किसी और भी चीजों की समस्याएं आती हैं, तो कम से कम वो उनको भी मालूम हो। तो मेरा तो ये सजेशन है कि हमें इन लोगों के साथ भी मिलके हमें मीटिंग करनी चाहिए। वेल, गुड पॉइंट। आई थिंक ये हम लोग भी इस बात को महसूस कर रहे थे कि आपकी आज जो चीज नहीं हो पाई होता है। इस पे मैं सीधा पहले मैं रंजन से बात करता हूँ। रंजन, कि हमारे पॉइंट्स यही हैं जो आपने सुना कि हम लोग क्या कर चुके हैं, क्या करना है और क्या करना चाहिए, कलेक्टिवली क्या करना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है कि ये तो कलेक्टिवली में जो अभी कुछ ना कुछ आपके भी अपनी रिजर्वेशंस हैं, आपने भी कुछ महसूस किया था जब मीटिंग डीएम साहब के संग होनी थी, तो उसमें मतलब कुछ खास ही लोग पहुंचे थे, हम और आप नहीं पहुंच पाए थे, अभी हमें टाइम लगेगा खास बनने में। तो मैं चाहता हूँ कि इस पर रंजन अपनी बात कहें प्लीज।
सभी सम्मानित जो उपस्थित सोशल वर्कर्स एनजीओज हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ। मुझने कुछ पॉइंट्स अभी बात करते हुए कुछ सोचे हैं, कुछ पहले से भी हमारी बातें हुई थी, तो मैं कुछ 2 मिनट का समय लूंगा इसके लिए। सबसे पहली बात तो जो पहला पॉइंट है कि एडवोकेसी की जो जरूरत है इस टाइम पे, वो सबसे फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों ने जैसे लॉकडाउन खुलना शुरू हुआ है तो जो मास्क का रूल है या सोशल डिस्टेंसिंग का रूल है उसको लोग धीरे धीरे भूलना शुरू कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत चीज है। कहीं ना कहीं हमें इसके साथ जीना सीखना है, तो उसके लिए हमें ये एक एडवोकेसी के रूप में सारी एनजीओस को मिलके हमें प्रयास करना पड़ेगा कि लोग ये भूल ना जाएं कि अगर लॉकडाउन खुल रहा है इसका मतलब कोरोना नहीं चला गया है, पहली चीज। उसके बाद ये प्रेरित जी ने जो बात कही थी कि जो मार्केट्स में आजकल देखा है, मैंने भी 2-3 जगह में जाके देखा कि कुछ जगहों पे ये इनको कुछ लोग जो है ऐसे वो जो नीडी हैं भी कुछ लोग, और कुछ लोग उसको एक तरीके का इस तरीके का मतलब बना लिया है कि वो सबसे पहले आप जाओगे तो राशन की डिमांड करते हैं आपसे कि मुझे राशन नहीं है, जबकि वो वहाँ पे जो शॉपकीपर्स हैं उनसे जब हमने बात की, हमने उनको राशन प्रोवाइड किया तो या पैसे देते हैं, तो उसके बाद उन्होंने बताया कि ये डेली इन्होंने एक तरीके का काम कर लिया है, तो उससे जो लोग हैं उससे थोड़ा सा इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। इसके बाद जो प्रॉब्लम्स जो हैं, जो लीगल इश्यूज इससे क्रिएट हो रहे हैं लॉकडाउन के बाद, इसके प्रति मुझे लगता है एनजीओ को काम करना चाहिए। जैसे कि जो ये आपका किराएदारी और मकान मालिक का इशू है, स्कूल फीस का इशू है, इस टाइप के इश्यूज कोर्ट में भी जाएंगे, बहुत ज्यादा दिक्कतें क्रिएट कर सकते हैं आगे चल के, बहुत सारे लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो इसके लिए हमें एनजीओ को कहीं ना कहीं प्रेशराइज करना पड़ेगा गवर्नमेंट फंक्शनरीज को कि वो जो गाइडलाइंस उनको क्लियरली ले डाउन करें, वो नहीं कर रहे हैं। और एनजीओ को, जो आलोक जी ने बात कही, जो अशोक अंकल ने बात की, या जिस सब ने कहा कि एनजीओ ने जितना काम किया है, जबकि एनजीओ को कोई बेनिफिट इससे पर्सनल नहीं है, फिर भी सारी एनजीओ काम कर रही है, जबकि इतने सारे लोग जो भी काम कर रहे हैं बाकी अपने जिनकी जॉब है या कोई सिविल सर्वेंट है, लेकिन एनजीओ बिना किसी पर्सनल बेनिफिट के काम कर रही है। उसके बावजूद भी एनजीओ को कोई ना तवज्जो दी जा रही है, ना उनकी प्रॉब्लम्स के ऊपर, अगर कोई वेबिनार हो गया तो भी उसके बाद डीएम से मीटिंग की जो बात हुई थी उसमें हमने प्रॉब्लम्स के साथ साथ सोल्यूशंस की भी बात की थी। जैसा लोग जी ने कहा कि हम लोग यहाँ की प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं सिविल सर्वेंट से या नेताओं से ज्यादा जानते हैं जो पहले से यहाँ रह रहे हैं अपने, तो हम हो सकता है उनको कुछ ना कुछ पॉजिटिव फीडबैक देंगे, तो वो भी हमें बहुत जरूरी है कि क्योंकि यहाँ पे लोकल बॉडीज नहीं है या यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज नहीं है, एनजीओ ही हमारी लोकल बॉडीज है, तो हमारी आवाज सम्मिलित रूप से, चाहे वो प्रेशर के थ्रू, चाहे वो हाथ जोड़ के हो, हमारी पहुंचनी चाहिए। डीएम साहब के साथ जो मीटिंग हुई है वो क्लियरली हुई है, 3 या 4 5 या जो भी एनजीओ की हुई है, और बाकी लोगों को उसमें शामिल नहीं किया गया। उसके बाद आगे भी कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है गांव के बारे में, एक भी एनजीओ कोई ऐसी नहीं है जो गांव के से संबंधित जो समस्याएं उसके प्रति कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन आई हो या हमसे कहा गया हो कि भाई आप इससे संबंधित कोई भी बात हो तो आप डीएम तक पहुंचा सकते हैं। डीएम साहब का हमारे साथ कोई संवाद नहीं है। ये कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है कि डीएम साहब को हमने कितनी बार रिक्वेस्ट करी है, ट्विटर पे भी कर लिया, डायरेक्ट जी के थ्रू भी कर लिया, हर तरीके से कर लिया, लेकिन डीएम साहब चलो मान लिया बिजी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको एडवाइस नहीं चाहिए या उनको एनजीओ की कदर नहीं है, ये होना चाहिए उन्हें कम से कम। गाँवों की तरफ की जहां तक बात है, एनजीओ को कहीं ना कहीं ये भी देखना पड़ेगा कि कोरोना अब फ्लैट से मूव करके बहुत सारे गाँवों में की तरफ जा रहा है। ज्यादातर जो केसेस आ रहे हैं डेली कहीं ना कहीं वो अब गाँवों में, हर गाँव में एक नया नया केस आता जा रहा है, एवरीडे एक नया गाँव का नाम आ जाता है। तो वो क्योंकि गाँवों में जो भी आपके मेड हैं या आपके जो भी हेल्पर हैं वो भी वहां रहते हैं और वहाँ गाँव में कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, तो इसके लिए भी हम सबको सम्मिलित रूप से प्रयास करना पड़ेगा। इसके अलावा जो एक और पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ कि जो कॉमन आम आदमी की जो प्रॉब्लम्स थी उसको हमें टेकअप करना पड़ेगा, जो यहाँ की प्रॉब्लम्स पहले से भी एग्जिस्ट करती हैं, नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ हो या चाहे कैसे भी हो। और एक और बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि जो सिविक इश्यूज हैं, सिविक यानी कि जो हमारे यहाँ के काम रुके पड़े हैं नोएडा अथॉरिटी के या किसी के, अब वो शायद मुझे लगता है शुरू होने चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ भी नहीं है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है, और एम्प्लॉयमेंट भी इन लोगों को मिलेगी जो लेबर नहीं गई है अभी फिलहाल। तो बहुत सारे जो रोड्स बनने हैं या फिर नालियां खरंजे जो बनने हैं गाँवों में या शहर के अंदर, जहाँ पे भी जो ये बहुत सारे ऐसे काम बहुत पेंडिंग पड़े हुए थे कि टाइम नहीं मिल पा रहा था, या कुछ या जो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड काम है, इनके लिए हमें सम्मिलित रूप से प्रयास करना चाहिए कि नोएडा अथॉरिटी को या जो भी अथॉरिटीज हैं उनको प्रेशराइज किया जाए और उनसे इन कामों को जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए। क्योंकि मानसून आ जाएगा, फिर उसके बाद फिर इनके पास बहाना हो जाएगा, फिर सर्दियां आ जाएंगी, फिर पोल्यूशन का बहाना आ जाएगा। तो हमें सम्मिलित रूप से इसे, अगर
कहा जाए तो सेमी पॉलिटिकल प्रेशर भी अगर हमें सम्मिलित से बनाना पड़े तो हमें बनाना चाहिए, क्योंकि हमें अगर आगे बढ़ना है या कुछ काम करना है, इम्पैक्ट देना है, तो प्रेशराइज करना मजबूरी हो जाती है, क्योंकि हमारी अब ये सुन नहीं रहे हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमने देख ली है, बहुत बार प्रयास कर लिया है और ऐसे रिक्वेस्ट करके काम चल नहीं रहा। थैंक यू। जहां हक ना मिले वहां लूट सही है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जी मैं बिल्कुल तैयार हूँ, सभी लोग तैयार हैं। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, इससे पहले कि मैं विष्णु की बात जाऊँ, हमें अपने सबसे प्यारे जूनियर मोस्ट, जिसको हम प्रिंस बोलते हैं, उनसे बात करता हूँ। या प्रिंस, तुमने तो बिल्कुल ही जो है अविरल धारा बिल्कुल चल रही है। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ यार कि लॉकडाउन को तो अभी हुए 65 दिन हुए, तुम 68 दिन पे कैसे पहुंच गए? तुम 3 दिन आगे चल रहे हो वैसे। सभी को प्रणाम। हाँ हाँ, आवाज आ रही है मेरी आवाज आपको? आ रही है। जी जी, अब बताइए क्या। मैं ये पूछ रहा था कि जैसे अभी हम लोग लेते हैं, हमने 65 दिन किया है ना, लेकिन तुम्हारा 68 दिन हो रहा है, तो मैं पूछा 3 दिन तुम्हारा आगे कैसे चल रहा है? या तुमने 19 तारीख से शुरू कर दिया था या 20 मार्च से शुरू किया था? नहीं, ये इसमें ये हो सकता है युवाएं तो 3 दिन आगे चल रहे हो थोड़ा फास्ट, ये हो सकता है मिस्टेक हो गई। क्योंकि 25 से लॉकडाउन शुरू हुआ, 27 से मेरे ख्याल से लोगों ने शुरुआत किया था। 22 हाँ, तो 22 को कुछ नहीं हुआ था, किसी ने कुछ नहीं किया संडे नहीं किया नहीं था उसमें, लॉकडाउन का वो तो 23 से था, तो वो काउंट हो रहा था। नहीं, आपकी बात सही है। मैं ये पूछ रहा था कि मतलब जैसे अनिल जी का 70वां दिन चल रहा है जी। तो मेरे को ये था कि भाई हम लोग कुछ ओवर टाइम काम कर रहे हैं क्या आजकल? अब युवा है हम लोग तो हो सकता है 3 दिन आगे हो। चलो कोई बात नहीं, आगे रहो, अच्छा करो। ओके, अच्छा, हमारे बेटा 3-4 पॉइंट से जिस पे सबने बात भी, क्योंकि आपको समझ में भी आ गया होगा इंडिया में जी, यू आर वेरी इंटेलिजेंट गाय। और प्रेरित के संग तो आपने नुक्कड़ नाटक भी किया हुआ है, मुझे मालूम है, लास्ट टाइम आप लोगों ने। यू नो प्रेरित को जानते हैं ना? प्रेरित मान सिंह जी को आप जानते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, है ना? हाँ, तो उन्होंने बताया था कि प्रिंस जो है बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, तो मैंने कहा यार उनको तो मौका मिलना चाहिए, फिर जाने का, पूरा देखना चाहिए, कुछ करना चाहिए। आपके स्टेज पे आऊंगा मैं कभी। ओके, प्लीज। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि पहली बात है कि जो हम लोग कर रहे हैं इसको कैसे और अच्छा कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, क्या हम कैसे जारी रखें अपने प्रोग्राम को, और कलेक्टिवली क्या करना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट। एक तो मैं सभी जो एनजीओज हैं, सभी मेरे बड़े हैं यहाँ पर, सभी को बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा, आभार व्यक्त करना चाहूंगा, चरण वंदन करना चाहूंगा कि आपके मार्गदर्शन से, आपके आशीर्वाद से हम लोग लगातार जैसा भी छोटा मोटा बड़ा जैसा भी हो पाया हम लोग सबने मिलकर किया। साथ ही में जो भी यहाँ बात चल रही थी कि हम लोग प्रशासन से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं या जैसे भी, तो उसके लिए बातें बहुत सारी हो गई, तो हम सभी को आगे आना चाहिए, ये मेरा एक छोटा सजेशन है। और आपने भी बताया अभी कि चाहे अगेंस्ट जाना पड़े, जब हमारा हक नहीं मिल रहा तो हमें लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ लगे ही हुए हैं, और हमारा राइट, हमारा लेना अधिकार है। और तो यही मैं कहना चाहूंगा, हम सब लोग उसमें एकत्रित होकर काम करते हैं। नहीं, प्रिंस को इसमें ऐसा कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट किए जाए, क्योंकि लोगों ने जैसे पता है मास्क नहीं पहन रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, तो इसमें क्या जैसे लोगों को डर दिखाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, कुछ ऐसा सोचते हैं आप? तो उसके लिए हम लोग जो है कैसे नुक्कड़ नाटक वगैरह, स्ट्रीट प्ले वगैरह रेडी कर सकते हैं, लोगों को डरा कर कि ऐसे नहीं ऐसे। जैसे कई जगह जो है हेलमेट जो है पुलिस पहन रही है, उस पे उन्होंने कोरोना वायरस टाइप का कुछ पेस्ट कर रखा है, डरा रही है वो लोगों को ऐसे, तो वो हम लोग ऐसे मिलके कर सकते हैं। ओके, गुड पॉइंट, ठीक है। अच्छा, आखिर में तो मंत्री जी को पकड़ना है, लेकिन उससे पहले विष्णु सैनी जी को। युवा जाग चुका है, युवा जो है बिगुल बजा चुका है, आप सुन रहे हैं ना साले? भैया युवाओं ने कह दिया है कि अब तो सीधी तकरार है। युवा तो रामायण काल से जागा हुआ, चिंता ना करो। और युवा आगे भी चल रहा है, मॉडर्न युवा जाग चुका है, 3 दिन आगे भी चल रहा है। ओके, विष्णु भाई प्लीज, आप सब इतना सुन के। और पहली बात तो ये कि मैं बता दूं, विष्णु जी जहाँ जितने अच्छे सोशल वर्कर भी हैं, एक ऑर्गेनाइजर भी हैं, उतने अच्छे कवि भी हैं, बहुत सी कविताएं करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि कल मैंने कविता आपकी सुनी थी कोरोना के ऊपर, बहुत बढ़िया थी, तो वो भी एक सुना दीजिए थोड़ा सा। कवि सम्मेलन और सिंगिंग का प्रोग्राम भी साथ करवा दो। वो नहीं करवाता। अच्छा, जस्ट टू अपडेट यू, नई पहल जो नोएडा का एक कवि सम्मेलन वाला पिछले 4 साल से जो चल रहा था, तो उसमें मैं सक्रिय हूँ। हम लोग हर सैटरडे, मंथ के हर लास्ट सैटरडे को कवि सम्मेलन करते हैं ऑनलाइन न्यूज के माध्यम से, तो मैं सबको लिंक भेजा करूंगा। आपको मैं बता दूं, जो नई पहल के जो संस्थापक है विनोद पांडे जी, बिल्कुल,
नोएडा के अंदर पहला मंच मैंने ही प्रदान किया था, हमारी संस्था ने नवोत्थान फाउंडेशन। मतलब अशोक जी, हम लोग हमेशा यही बात करते हैं, जब भी सबसे पहले हमारी यही बात होती है विनोद, और जब भी हम लोग मिलते हैं तब। हाँ प्लीज जी। तो सभी को मेरा भी नमस्कार। रंजन ने कुछ पॉइंट उठाए थे, तो मैं उनको ही लेके मैं बताता हूँ कि मतलब मैंने कुछ काम स्टार्ट भी किया इसी पे, सिविक इश्यूज पे। रंजन जी को भी मालूम है। जैसे सबसे पहला मेरा काम था कि पार्क जो पड़े हुए हैं सारे, उनकी दुर्दशा ऐसी थी कि मतलब मैंने उसको एक बड़े उस पे प्लेटफॉर्म पे लिया। संजय जी हमारे यूपी न्यूज के, उनके थ्रू मैंने सीधा ओएसडी को पकड़ा, और इंदु प्रकाश जी को अब ये ड्यूटी लग गई है कि वो हर एक पार्क में जा रहे हैं, हर एक पार्क की दशा देख रहे हैं और उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट निकाल रहे हैं। तो पहला काम जो पिछले एक वीक में हो गया उससे कि सारे पार्क का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट निकल गया है। नोएडा अथॉरिटी ने सारे पार्क का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट निकाल दिया। सेकेंडली मैंने जो सेक्टर 91 का जो पार्क है, मेडिसिन पार्क, उसका लाइट एंड साउंड, जो लेजर एंड साउंड का था, जो पिछले 1.5 साल से अटका पड़ा था, वो मैंने उसको क्लियर करवा के उनको पुश किया और प्रेशराइज किया, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट निकल गया। काफी सारे मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट निकल गए ताकि हमारे जो पार्क्स हैं उनमें काम हो सके। तो मतलब सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए यदि हम लोग प्रेशर कर रहे हैं, ऑब्वियसली नोएडा अथॉरिटी सुन रही है, सीईओ बिल्कुल संज्ञान लेती है। मतलब उस दिन तो ऐसा हुआ था कि आप हॉर्टिकल्चर की बात करें रंजन जी की, DD3 जो राजेंद्र जी हैं उनको लगभग सस्पेंड करने की बात आ गई थी। फिर मुझे राजीव त्यागी जी को लिखना पड़ा था, इंदु जी को लिखना पड़ा था, और सीईओ मैम को मैंने टैग किया कि अब काम चल रहा है। तो हम लोग एक ये काम जरूर कर लें कि क्योंकि लोगों को वॉक करने के लिए जगह चाहिए होगी। घरों से जब निकलेंगे तो सबसे पहला है कि उनको या तो वॉक करने के लिए या फिर घूमने फिरने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। तो एक पार्क जो है उनमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ या जो वॉक की जगह है वो मेंटेन हो जाए। तो सबसे पहला काम ये हम लोग को प्रेशर करना, जो कि हम लोग पीसीएफ के थ्रू कर रहे हैं। सेकंड मेरा था कि ट्रैफिक पोल्यूशन के ऊपर जो होता है, क्योंकि अभी 3-4 महीने में जब ट्रैफिक बढ़ने लगेगा, तो सबसे बड़ा एक जो मैंने लिया है अभी कि मैं ट्रैफिक मतलब वॉकवेज और साइकिल लेन्स हर रोड पे मार्कअप हो जाएं, ताकि हम लोग साइकिलिंग को एक बढ़ावा दें नोएडा में। क्योंकि नोएडा एक ऐसा फ्लैट जगह है कि मतलब आराम से साइकिलिंग हो सके। तो मतलब एक बहुत बड़ा मैंने रागरी फाउंडेशन के साथ और बहुत जो बाहर के कंट्री से भी लोग जुड़े हैं उनके साथ भी मैंने कांटेक्ट किया है। हम लोग अथॉरिटी को एक पत्र भी इसके लिए देंगे, और हम लोग एक पूरा प्लानिंग देंगे कि नोएडा को कैसे साइकिल फ्रेंडली बनाया जा सके। ऊपर से कि और वॉकवेज जिनको हम लोग बोलते हैं कि जो 2 या 3 किलोमीटर के अंदर हैं, वो लोग केवल वॉक करके ही जा सके, ताकि ये ट्रैफिक पोल्यूशन कम हो सके। तो एक ये है। थर्ड जो मेरा पॉइंट है कि जैसे सारे जो नोएडा के टॉयलेट्स हैं, यहाँ से मतलब ये यूटिलाइज होना चालू होंगे, तो यहाँ पर हैंड फ्री सैनिटाइजर लगवाए जाएं। तो उसके लिए मैंने हिंदराइज जो है उनसे बात की थी। मोस्ट प्रोबेबली ये हो रहा है कि हिंदराइज इनको स्पॉन्सर कर रहा है डॉक्टर प्लस के साथ मिलके। सारे नोएडा के जो भी टॉयलेट्स हैं उनमें भारत जो मोदी जी का जो स्वच्छ भारत वाला है वो पोस्टर के साथ सब जगह पैडल वाले सैनिटाइजर्स, जो हैंड्स फ्री सैनिटाइजर्स होंगे वो लगेंगे, ताकि उससे ये हो कि मतलब जो भी जाए वहां पर वो हैंड्स फ्री सैनिटाइजर को यूज कर सके। जो एक जो मेन इशू आता है हम लोग एनजीओ की तरफ से जो देख सकते हैं, वो है सीनियर सिटीजन्स के लिए। पिछले 3-4 महीने से सीनियर सिटीजन्स घरों में बंद हैं। उन लोगों को ब्लड सैंपल्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। लाल पैत और ये लोग, हालांकि इन्होंने होम डिलीवरी होम कलेक्शन चालू कर दिया, लेकिन फिर भी अभी है ना जो एक डर बैठा हुआ है कि बाहर से जो आ रहा है उसका मतलब पता नहीं क्यों किस किस का सैंपल लिया हो। तो हम लोगों को एक परमिशन यदि मिल जाए ना, यदि डीएम से या अथॉरिटी से, तो हम लोगों को हेल्थ कैंप लगवाना, मतलब हर सोसाइटी में या मतलब हर सैटरडे संडे को 3-4 जगह पे हेल्थ कैंप लगवाते, ताकि ब्लड सैंपल्स जो होते हैं वो वहीं पे हो जाए, ताकि ब्लड शुगर, बीपी और जो मिनिमम चीजें सीनियर सिटीजन्स को चाहिए वो हम लोग उनको प्रोवाइड करा सके। मैंने फेलिक्स से मैंने कई हॉस्पिटल से बात की, उन लोगों ने परमिशन लेने की भी कोशिश की, लेकिन अभी उनको परमिशन नहीं मिलती है। तो यदि ये परमिशन हम लोग उनको दिलवा सके तो एक बहुत बड़ा एक हेल्प होगा सीनियर सिटीजन्स के लिए। जो लास्ट पॉइंट है मेरा वो है एक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए नोएडा अथॉरिटी को। लेकिन क्योंकि अभी सब लोग है ना डिस्पोजेबल मास्क यूज कर रहे हैं, अब ये पता नहीं कि किसको कोविड हो सकता है किसको नहीं है। तो वो जो मास्क डिस्पोज हो रहे हैं
वो एक ही जगह पे डिस्पोज हो रहा है और फिर जाके वहां से जो कलेक्ट कर रहा है वो हर एक सोसाइटी में जा रहा है। तो ये जो मास्क डिस्पोजेबल की एक जो अवेयरनेस है, या जो चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे हम लोग सामान लेके आते हैं, हम लोग पॉलीथीन लेके आते हैं या कुछ भी लेके आते हैं, वो जो डिस्पोज हो, वो पैकेज्ड हो, वेस्ट तो मतलब एक सुचारू रूप से वेस्ट मैनेजमेंट जो होना चाहिए इस नोएडा में स्पेशली, वो एक जरूरी है। क्योंकि ये ड्रेन में जाएगा, ये गांव में जैसे रंजन जी बोल रहे थे, ये उन लोगों के पास भी जाएगा जो कचरा बीनते हैं और वहां से वहां पर भी पहुंच सकता है। तो ये बहुत बड़ा एक इशू बन सकता है और वहां से बीमारियां फैली भी हैं, कोमे में फैली भी हैं। तो एक सुचारू ढंग से वेस्ट मैनेजमेंट हो जाए। तो ये 5-6 पॉइंट हम लोगों को लेने पड़ेंगे। और सब लोगों ने एक बात की है कि डीएम सर और सीईओ के साथ हमें मीटिंग करनी चाहिए। लास्ट डीएम के साथ जो मीटिंग थी कोंडवा और कोंडवा की, उसमें मैं भी था। मेरे ख्याल से डीएम इज रेस्पॉन्डिंग, सो वी हैव टू अप्रोच हिम। Let's keep all these points in front of him and हम लोगों को एक सम्मिलित रूप से यदि हम लोगों को एनजीओ का एक प्लेटफॉर्म उनको दें कि हम लोग ये चीजें लेना चाहते हैं आपके साथ, तो probably he should listen to us. These were the things which we should be doing post COVID. थैंक यू विष्णु जी, काफी कंस्ट्रक्टिव था। और मेरे ख्याल से हमारे जिनके सबके पॉइंट्स आ रहे हैं, सभी वो पॉइंट्स आ रहे हैं जो लोग अनुभव कर रहे हैं, जिनको एक्सपीरियंस हो रहा है, और जिनको और यू एक बात है, मैं ये देखा सभी फोर्स ही भी कर रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। ऐसा लोग ने बताया, सबने बताया, सबने बातचीत की, सबका हुआ। तो मैं अब विवेक जो कि हमारे नवरत्न फाउंडेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं तो एज ए एंकर हूँ ना इस समय। चक्कर है कि मैं तो उसका अध्यक्ष नहीं हूँ, मैं तो एंकरिंग कर रहा हूँ और संचालन कर रहा हूँ। तो हमारे वर्किंग जनरल सेक्रेटरी हैं, तो या विवेक आपने भी कुछ सोचा होगा और कुछ हमारी संस्था के साथ आप क्या कहना चाहते हैं? प्लीज, स्वागत है आपका। सभी को, सम्मानित सदस्यों को नमस्कार। सभी लोगों ने वैसे तो काफी पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। हम लोग डिस्कशन ये कर रहे थे कि आगे क्या अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन ये खुल रहा है। तो मेरा एक ये सजेशन, मेरा एक ये दिमाग में आ रहा था कि अगर हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है अभी, उसको रोक के, अगर रोकने का प्लान है तो कुछ नंबर हो, कांटेक्ट नंबर हो हर संस्था के, या फिर अथॉरिटीज से बात करके कोई और नंबर हो, उसको हम लोग सर्कुलेट कर सकें कि कोई अगर जरूरतमंद है तो उस नंबरों पे बात करके हम लोग उन तक जो है सुविधा और राहत पहुंचा सकें। एक ये पॉइंट था। इसके अलावा इंडस्ट्रीज खुलेंगी और लोग वहां पे काम करने आएंगे, तो जो अवेयरनेस सेशन के प्रोग्राम है, हम लोग को इंडस्ट्रीज के जो ओनर्स हैं, वहाँ के जो प्लांट मैनेजर हो या फिर जो प्रोडक्शन मैनेजर होते हैं, उनसे बात करके उनको अवेयर करना चाहिए कि आप क्या क्या आप लोग को जो है ध्यान रखना है, क्या क्या जरूरी है। क्योंकि जैसे गवर्नमेंट ने भी बोला कि 100% आपको एम्प्लॉय नहीं बुलाना है, 33% और कहीं 50% बुलाना है, लेकिन उस चीज को वो लोग इग्नोर कर रहे हैं। वो लोग भी पूरे एम्प्लॉयज बुला रहे हैं। तो वहां पे हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम्स चला सकते हैं कि क्या क्या हम लोग को सावधानी रखनी चाहिए, क्यों जरूरी है। और बाकी सारे पॉइंट्स मुझे लगता है कवर हो गए हैं, तो मैं इसी के साथ अपनी जो है वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू। वैसे लॉकडाउन में आ गया 100% बुला सकते हैं, उसमें बात आ गई उनकी। हाँ वही, इसलिए एनीवे, अब तो मेरे ख्याल सभी ने अपनी अपनी बातें बाखूबी कही हैं। अब मैं इसमें जो क्या कहते हैं, एक अध्यक्ष के रूप में मैं चाहूंगा कि अनिल जी अपनी जो बात कहें और इसकी मीमांसा वो करेंगे कि, और आगे का भी बताएंगे कि कैसे हमें आगे बढ़ने का करें। क्योंकि जो बातें खासकर विष्णु जी और रंजन जी ने जो पॉइंट्स उठाए हैं, और खासकर जो दिनेश का कहना है कि भी हम लोगों को जो परमिशन अगर मिल जाए ब्लड डोनेशन कैंप की, तो उसके लिए भी कैसे करना है, ये बात करके फिर देन आई विल कम लेटर ऑन। पहले तो हमें अनिल सिंह जी से बात करते हैं। अनिल भाई, अब आपकी बारी है। अनिल सिंह जी, अनिल जी जी बस साहब, मेरी आवाज आ रही है आप लोग? अब आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं सबसे पहले सभी लोगों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। और मैं एक निवेदन करूं कि अपने छोटे भाई होने के नाते आपसे। जी सर। मैं एक निवेदन सबसे पहले ये करना चाहता हूं कि मेरा अपना जो मेरे दिल की क्या, मेरा अपना दिल का एक छोटा सा विचार क्या है। हाँ प्लीज प्लीज। मैं ये चाहता हूं कि हमारे गौतम बुद्ध नगर में जितने भी सामाजिक संस्थाएं हैं, हम लोग सबसे पहले तो एक
ये सोचे कि हम लोग एक है। कभी भी ये ना सोचे कोई भी बंदा कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन कम काम कर रहा है, कौन ज्यादा काम कर रहा है। मेरा सबसे बड़ा निवेदन ये है कि जैसे अशोक जी ने जो एक मंच बनाया है, तो मेरा सबसे बड़ा निवेदन एक ये है कि हम उस मंच पे सच्चे दिल से, साफ दिल से सब लोग एक साथ खड़े हो। और उसके साथ में मैं एक चीज और कह सकता हूं, मैं अपने लिए कह सकता हूं कि मैं एक सदस्य के रूप में आप सब लोगों के साथ में हूं। मैं आप मुझे बेफक्र होके, मैं कहता हूं किसी भी समय 24 आवर्स, मैं ये कहने वाली बात नहीं है, आप कभी आजमा लेना इस चीज को कि आप मुझे रात को 12 बजे भी कहेंगे कि अनिल तुमको यहाँ पहुंचना है या ये मदद करनी है, तो मैं आपको ये इंश्योर कर सकता हूं कि आप वहां मौजूद पाओगे। और मैं आपको ये कह सकता हूं कि मैं जो मैं कहना चाह रहा हूं आप समझना इस चीज को। मैं ये चाहता हूं कि एक कोई ऐसा मुखिया आप लोग बन जाए, जैसे अशोक जी ने ये मंच बनाया है ना, मुझे एक साधारण सदस्य बनाए और मुझे एक आदेश करें कि भाई गौतम बुद्ध नगर में भाई अनिल तुमको ये मदद करनी है इस एरिया में। मैं आपको ये कह सकता हूं सब लोगों को कि अनिल वहां हमेशा खड़ा मिलेगा अलग। बढ़िया। और एक चीज और कहना चाहूंगा, अब इस समय जो अभी चल रहा था, राशन वाला जो चल रहा था कि हम राशन वितरण कर रहे थे, हम लोग 500 से आज 60 और 70 पे आ गए हैं। हम लोग कोशिश करते हैं हर जगह जहां से कॉल आ रही है या जहां हमें लगता है कि हाँ वास्तव में इनको जरूरत है, हम लोग वही राशन दे रहे हैं। इसमें कोई बड़प्पन वाली दिखाने वाली बात नहीं है, हम आपको ये बिल्कुल अपनी जेन्युइन बात बता रहे हैं कि। और दूसरा ये है कि आज की डेट में कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन लोगों ने, जैसे हमें विवेक जी ने कहा, बहुत से लोगों को आदत बन चुकी है कि जो लोग वास्तव में जिनको नहीं है जरूरत, वो लोग भी आज लाइन में लग रहे हैं और आके हम लोगों को कॉल कर रहे हैं। ये हकीकत बात है, हम लोगों ने चेक कराया है ये सब चीजें। तो मेरा सभी लोगों से ये निवेदन है कि देखिए इस चीज को हम लोग एक प्लेटफॉर्म बना ले। देखिए सभी का सेवा भाव का है, अपना दिल जो है वो सेवा भाव का है ना, तो जब सेवा भाव का दिल है तो एक मंच बना के हम लोग सब एक साथ मिलके जहां जिसको जिस चीज की जरूरत है उस चीज की पूर्ति की जाए, जिसको वास्तव में किसी चीज की जरूरत है। और एक चीज और कहूँ, मैं अशोक जी ने कल मुझसे एक बात कही थी कि साहब जिला प्रशासन हंसी तो आती है लेकिन अब कह देता हूं मैं इस चीज को, मेरे बड़े भाई हैं अशोक जी, क्योंकि ये मेरे से हर चीज की बात कर लेता तो मैं भी कह देता हूँ सब चीजें। स्वागत। हमें किसी चीज का जिला प्रशासन का मोहताज नहीं बनना है। मैं आपको ये बता दूं, मैं आपको कॉल डिटेल देता हूं और एक चीज बता दूं, मेरी डायरेक्ट सीएम साहब से 3 बार बात हुई है इस लॉकडाउन में। मेरे चीफ सेक्रेटरी साहब से 2 बार बात हुई है और आपको बता दूं आज सुबह भी 9:45 पर बात हुई है। आप इस चीज को कंफर्म कर लें। और मैंने ये कहा है कि गौतम बुद्ध नगर में जितनी सामाजिक संस्थाएं काम कर रही हैं, हो सकता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में आपके में कहीं कोई काम नहीं कर रहा होगा। ये मैंने शब्द बोला है। एग्रीड। तो मेरा सभी लोगों से ये निवेदन है कि देखिए आज की डेट में मजदूर तो मेरे ख्याल से 90% यहाँ से जा चुका है। 10% आज की डेट में ऐसे लोग भी हैं कि जो शर्म की वजह से, जैसे विवेक जी ने भी कहा था, शायद रंजन जी ने भी कहा था कि 10% ऐसे भी लोग हैं जो शर्म की वजह से नहीं बोल पा रहे हैं किसी को। मैंने पिछले भी उसमें कहा था कि हम लोग इस समय उन लोगों पर ही काम कर रहे हैं जो लोग शर्म की वजह से किसी को ये नहीं बोल पा रहे हैं कि भाई हमको राशन की जरूरत है या हमको किसी चीज की आवश्यकता है। हम लोगों ने पिछले 1 हफ्ते से उन्हीं लोगों के लिए काम किया है और हमने अभी भी यही प्रयास किया है। मैंने सभी लोगों से ये कहा है कि भाई हो सकता है कि भाई कोई मजबूर आदमी किसी वजह से आपको नहीं बोल पा रहा है और आपको लगता है कि ये बंदा इस समय परेशान है तो इसकी मदद करिए। तो मेरा भी सभी से यही निवेदन है कि आप लोग देखिए, मजदूर ठीक है, आप उनकी भी मदद हम लोगों को करनी है, सभी लोगों को ध्यान रखना है। जब हम लोगों का दिल ही ऐसा है, जब हमने समाज के लिए सोचा हुआ है तो हम लोगों की सबकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों को उन लोगों को भी देखना है जो लोग मजबूरी में
कुछ ऐसे मीडियम क्लास हैं जिन लोगों ने, मैं आपको नाम तो नहीं लूंगा, मैं आपको बता दूं, एक फैमिली से आज मैं खुद पर्सनल मिला और उस फैमिली का, उनके लिए कल राशन का प्रबंध नहीं था। मेरे पास एक अविनाश है लड़का, उसका कॉल आया कि अंकल आप एक बार थोड़ा सा, आपसे ना एक आंटी मिलना चाहती हैं। मैंने कहा एक काम करो, उनकी जो भी है तो पहुंचा दो उनको। लेकिन उसके बावजूद ही उन्होंने कहा नहीं नहीं वो मिलना चाहते हैं, अंकल भी मिलना चाहते हैं, आंटी भी मिलना चाहते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि ऐसे बहुत परिवार हैं ऐसे, तो हम सभी लोगों को, उन लोगों का भी ख्याल रखना है। और बाकी तो आप लोग सब समझदार हैं, आप लोग इतने समय से काम कर रहे हैं, तो मैं ये निवेदन जरूर करूंगा, एक प्लेटफॉर्म बनके एक ऐसा मुखिया आप लोग ही खुद चुन लें। मैं आपको बताता हूं, मैं एक सदस्य के रूप में 24 घंटे आप लोगों के लिए हाजिर हूं। कभी भी मैं कहता हूं, कोई भी बेझिझक, मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मैंने बहुत छोटी लाइफ से, मैंने बहुत गरीबी से अपनी जिंदगी बिताई है। मैं आपको बता दूं सभी लोगों को, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं और मैं आप लोगों के लिए 24 घंटे हाजिर हूं। आप कभी भी मुझे किसी भी समय कॉल कर सकते हैं, जिस लायक हूं मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूं। जय हिंद। थैंक यू अनिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक मिनट आता हूँ अभी, हाँ मैं आता हूँ। पहले प्रेरित कुछ पहले मैं एक अनिल जी की बात कर दूं। अनिल जी देखिए, आपका जितना भी बात है, क्योंकि मैं जब आपसे बात करता हूँ ना, तो मैंने आपको हमेशा बात नोट की कि आप दिल से बात करते हैं, तो अशोक श्रीवास्तव से बात नहीं करते हैं, लेकिन दिल से बात करते थे, आप मुझसे बात करते हैं, ठीक है ना। ये मैंने हमेशा देखा, और जो दिल से बात करता है उसका हमेशा एक बात होता है कि वो सच्चाई पे है। इसलिए आप इतना बड़ा काम कर गए, क्योंकि आपके बारे में मैं जानता हूँ, आप तो हैं, आप भी रहे हैं, पद्मिनी जी भी हमारी अवार्डी हैं, रंजन तोमर हमारे अवार्डी हैं, तो ये सब तो अवार्डी यहाँ 3-3 4-4 बैठे हुए हैं, सब जानते ही हैं कैसे कैसे क्या है। तो आपने जो बातें कही हैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन इसमें समाप्त करने से पहले मेरे को अभी 2-3 जो लोग हैं कुछ कहना चाहते हैं। पहले प्रेरित आप कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद मैं सब पे आता हूँ जी। इश्यूज बहुत है, बट जैसा आपने कहा कलेक्टिवली अगर काम करना, क्योंकि अगर हथौड़ा मारना है तो ज्यादा फोर्स से मारना पड़ेगा। जी जी जी, वही हाँ। अब वो टाइम आ गया है, बिकॉज हम सब लोग सेम प्लेटफॉर्म पे हैं इस वक्त, और हम सब लोगों का एक्चुअली मोटो, गोल, फोकस एक ही रहा है। सोशल मीडिया पे किसने कितना पोस्ट किया है वो एक्चुअली सेल्फ पब्लिसिटी थी, बिकॉज पहले कंप्लीशन सर्टिफिकेट मांगा जाता था। आज कंप्लीशन सर्टिफिकेट के साथ अगर वो प्रूफ नहीं है, तो अगर जो डोनर्स भी है ना, जिसने 50 रुपया भी दिया है, वो फ्रॉड समझने लगा है। तो सोशल मीडिया पे इसलिए ब्लास्टिंग होती है। हमारी एक दो बार मीडिया से बहस हो गई कि आप ये कर रहे हैं तो इतना प्रोपेगेंडा क्यों हो रहा है। सो कीपिंग एवरीथिंग अपार्ट, हम फिर वही कहेंगे कि आगे वाली चीजों को देखते हैं। और अभी किसी सर ने बोला था कि नोएडा अथॉरिटी और डीएम आपस में ये लोग अलाइन नहीं है। सॉरी टू से, डीएम साहब जब ऑफिसेस बंद करने को बोलते हैं, तो नोएडा अथॉरिटी अपने एम्प्लॉइज को, जिनको हम और आप जैसे लोग शायद टीम मेंबर्स और फैमिली कहते हैं, वहां पे लोगों को एम्प्लॉइज कहा जाता है अनफॉर्चुनेटली, तो वो अपने एम्प्लॉइज को बुलाते हैं जबरदस्ती। तो ये लोग आपस में अलाइन नहीं है। Our target and focus should be to reach out to the administrative head. एक साथ चलते हैं, एक यूनिट बन के चलते हैं, क्योंकि उनको सुनाई नहीं देता, लाउड स्पीकर बन के चलते हैं। गुड, वेरी गुड पॉइंट। टिक 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 टिक। और जो अभी सीईओ नोएडा अथॉरिटी या ए सीईओ नोएडा अथॉरिटी या व्हाटसएवर, जितना भी ये बांटा गया है, बांटना क्यों कम हो गया है, रीजन बिहाइंड आई नो द फैक्ट। जो बिल्डर्स थे जो उन्हें दे रहे थे, जब वहां से आना कम हो गया, यहाँ से बटना कम हो गया, जब आना बंद हो गया, बटना बंद हो गया, अथॉरिटी ने खुद से कुछ नहीं बांटा। सॉरी, आई नो देयर आर फ्यू पीपल आउट हियर जिनको बुरा भी लग सकता है, बट हम सब लोग एक हैं। सबको मालूम है, चिंता ना करो आप, सबको मालूम है। अरविंद जी खूब दिया करते थे उन्हीं को, नोएडा अथॉरिटी वालों को ले लेके। यस आलोक, यू वांटेड टू से समथिंग? हां सर, बस एक छोटा सा पॉइंट ध्यान में आया था कि जो हम डिस्पोजेबल मास्क यूज करते हैं, उसके बजाय आजकल ऐसे जो क्लॉथ के मास्क आ गए जो आप रीयूज कहाँ गया आपको दिखाना था। हम लोग बना रहे हैं आजकल, खूब बना रहे हैं हम लोग। नहीं, मेरा मतलब कहना है कि उसको प्रमोट करने की बात भी की जा सकती है। यस, पॉइंट वो डिस्पोज करने का वो सारा इशू खत्म हो जाएगा
और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सामाजिक संगठन है उनको अपनी थोड़ी तासीर बदलनी पड़ेगी, पॉलिसी इफेक्टर्स के रूप में हमें काम करना पड़ेगा। अभी क्या है कि सामाजिक संस्थाओं ने सेवा दी, बकरी की तरह उनका काम हो गया, बकरे की तरह चले गए, लेकिन शहर की जो भी पॉलिसी बनती है उसमें हमारा आपका हस्तक्षेप शब्द का इस्तेमाल तो नहीं करूंगा, पर उसमें हमारा योगदान होना चाहिए, सहभागिता से अच्छी पॉलिसी बने। आलोक भैया आवाज आपकी बहुत कम आ रही है। सर आवाज दबा दी गई है। किसने दबाई है? लेकिन एक पॉइंट हम कहना चाहेंगे प्लीज, अशोक जी एक मिनट, अभी ये पेज आते हैं। हाँ ये आलोक, जब अशोक जी सामने बैठे हूँ तो आवाज निकल रही है, यही बहुत है। क्या बात है। मैंने अपने पॉइंट रख दिए हैं। थैंक यू। जिसको आप लिटरल मीनिंग में मत लीजिएगा, उसके साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा। ठीक। कि हम बुरे लोग हैं साहब, बुरे वक्त में काम आते हैं। हाँ, क्या बात है, वेरी गुड, शाबाश। हम लोग भी आगे इतने बुरे बनना चाहते हैं। थैंक यू। हाँ जी पद्मिनी जी। मैडम माइक जी। विनीत आर यू देयर? वो यस। हाँ थैंक यू। अच्छा, आलोक जी से मैं बहुत मतलब सहमत हूँ। और अनिल जी को नमस्कार। आपने इतना अच्छा बोला कि मैं कभी भी आपके साथ खड़ा हूँ। मैं यही चाहती हूँ कि जो ऐसे लोगों के साथ मिले, तो प्रशासन के साथ हमारा जो कंसल्टेटिव प्रोसेस है वो हमेशा जारी रहना चाहिए। वो लोग हमें बिल्कुल कुछ नहीं समझते हैं। ड्यूरिंग द कोविड दिस लॉकडाउन पीरियड मैंने बहुत सारे मैसेजेस भेजे, डीएम को भी, सीईओ को भी। देयर वेर सच केसेस की लॉकडाउन के अंदर प्रेग्नेंट विमेन या ओल्ड विमेन या ऐसे लोग बीमार पड़े थे। मैंने बोला आप मोबाइल वैन्स भेज दीजिए, वहां पे खड़ा कर दीजिए, कम से कम बुखार के लिए हो, खांसी के लिए हो, जो भी है। कोई बच्चा गिर गया, उसको चोट लगा, वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और ऐसे जगह पे फंसे पड़े हुए हैं, उनको कोई तो डिस्पेंसरी टाइप कुछ होना चाहिए। देयर वाज नो response from that side. It was very very upsetting कि हम लोग इतना भागा दौड़ी कर रहे हैं, इतना हम अंदर तक हमें जानकारी है, लेकिन we had no they had no connection with us. And second point, एक फॉर्म भरा गया था, आज तक हमें नहीं पता है कि इनको कोई भी जो उन्होंने कुछ देना था, पैसा देना था, उनके कोई भी अकाउंट में कोई भी पैसा नहीं आया। 100 सैकड़ों फॉर्म्स जा चुके हैं, अभी तक उनको कोई रिलीफ नहीं आया है। मेरे ख्याल से जी हमें साथ मिलके जाना पड़ेगा इन चीजों के, इन मामलों पे। एंड ऑल्सो रिगार्डिंग स्कूल फीस, देन फिर रंजन जी ने जो बोला था कि वो मालिक और टेनेंट के बीच में जो रेंट के मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और दोनों गरीब हैं। वो जो गरीब है वो रेंट पे दे रहा है एक कमरा, और जो गरीब उसमें रह रहा है वो दे नहीं पा रहा है। इसको कुछ तो solution निकालना पड़ेगा। Yes. They can't wash their hands off, because they also come under urban planning and urban rules. तो ये सारा मुद्दा जो है, ये सारी शायद we'll have to take it together. We have to stay together to make an impact on the administration and DM. Okay. Yes, रंजन, कुछ कह रहे थे आप? जी बस बहुत ही अच्छी बातचीत हुई सारी, और बेसिक जो बात है कि हम आश्रित किसी पे नहीं है। अनिल सर ने जो बात कही बिल्कुल ठीक कही, लेकिन एक चीज और है कि हम किसी एडमिनिस्ट्रेशन या सीईओ या किसी, सबने अपना अपना काम सॉवरन तरीके से अलग किया, बट बेसिक जो एक ये क्योंकि डीएम या सीईओ नोएडा के अंदर ये हमारे जो समस्याएं हैं या सोल्यूशंस हैं उनके लिए ये जिम्मेदार है, इनके पास सारी हमने पावर दी हुई है। गवर्नमेंट को इलेक्ट हम ही करते हैं, हम ही लोग हैं जिनके लिए गवर्नमेंट बनाई जाती है, या डीएम या सीईओ सिविल जो ये होते हैं हमारे सर्वेंट्स, ये हमारे लिए होते हैं। तो हमारी बातें सुनना इनके लिए हमारी राइट है और इनकी जिम्मेदारी है। तो ये लोग जो नहीं सुन रहे हैं वो चीज हमें उसके लिए सम्मिलित रूप से जो अब बात हुई है उसका इम्पैक्ट ये होना चाहिए कि या तो हम एक प्रेस ब्रीफिंग बनाए या कुछ इस तरीके का करें कि इनके पास वो बात पहुंचे। तो कहते हैं कि वो ब्लास्ट किया था जैसे असेंबली में भगत सिंह ने, कि जो बहरों को सुनाने के लिए,
तो ऐसा कुछ ब्लास्ट हमें करना पड़ेगा। विष्णु जी ने जो बात की बिल्कुल ठीक है कि बात हमें, इन्होंने इम्पैक्ट है, ठीक है, इन लोगों को हम डीएम साहब ने अच्छी बातें सुनी और उसके बाद बहुत कुछ चीजों का सोल्यूशन भी निकाला, बट इन जनरल जो हम विष्णु जी हम बात कर रहे थे, हमने बहुत दिन से इन्हें डीएम साहब से या नोएडा अथॉरिटी से रिक्वेस्ट हम बार बार कर रहे हैं, चाहे वो विलेज लेवल पे हो, चाहे वो एनजीओ के लेवल पे हो, हमने लगातार ये डिमांड रखी कि हमारी मीटिंग हमारी समस्याओं के निस्तारण के लिए चाहे कैसे भी हो, आप या तो डेजिग्नेटेड नंबर हमें ऐसा दें कि जिसपे हम आपसे कॉल पे बात कर सके, या कैसे भी आपके पास ना आप गाइडलाइंस इशू कर रहे हैं, तो जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज्यादा, अब क्या हो रहा है कि जैसे हम वो जो किराएदार मकान मालिक का इशू है, उससे लीगल इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, पुलिस आ रही है लोगों के घर पे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है क्योंकि कोई गाइडलाइन नहीं है। कोई मकान मालिक और जो या मकान मालिक छोड़िए, जो कमर्शियल एक्टिविटीज कर रहे हैं लोग, दुकानदार है, उसके और मकान मालिक के बीच में भी बहुत ज्यादा लीगल प्रॉब्लम आ रही है। तो हमारा रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारे और जो एनजीओ हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स है या उनके थ्रू जो सोल्यूशंस निकल सकते हैं, उनको आगे भी, शुरू में भी, पोस्ट कोविड भी हम लोगों को पहुंचाने के लिए ऐसा होना चाहिए कि हमारा अधिकार, जो पॉलिसी मेकिंग वाली बात आलोक जी ने कही कि हम लोगों को अपने क्षेत्र के बारे में ज्यादा जानकारी है, हम लोगों से जब तक आप सलाह नहीं करोगे, डेमोक्रेसी में आम आदमी की आवाज सबसे बड़ी होनी चाहिए, और हम लोगों की बात जब तक वो नहीं सुनेंगे तब तक हम लोगों को सम्मिलित रूप से, जब तक हमारी वो है, अभी तक तो हम लोग जो कर रहे हैं अपने सॉवरन तरीके से अलग अलग कर रहे हैं, सम्मिलित रूप से हमें सही दिशा में अपने शहर को ले जाने के लिए इनके खिलाफ भी अगर खड़ा होना पड़े तो हमें खड़ा होना चाहिए। राइट। ओके, अजमानी जी। वैसे मैं ये कहना चाहूंगा कि सभी ने यही चीज मेन कही है कि हमें एडमिशन के साथ इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, और ये रेगुलर बेस पे भी मैं चाहूंगा। देखिए, अभी तो कोविड से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, अभी तो हम इसी मुद्दे पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि अभी उसके बाद हमें क्या क्या अवेयरनेस करनी है और क्या सबने क्या प्रिकॉशन लेनी है, कैसे उसको हैंडल करना है, क्योंकि अब इसमें भी समय लगेगा। लेकिन इसके बाद भी अगर हम सभी एनजीओ एक ज्वाइंटली बेसिस पे एवरी मंथ या 2 मंथ्स में, मतलब जैसे भी है, एडमिशन के साथ इन्वॉल्वमेंट रहे, तो हम लोग सभी लोग अच्छे से काम कर सकेंगे, वो सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि ये नहीं है कि खाली हम लोगों के लिए प्रॉब्लम्स, तो मतलब प्रशासन को भी बहुत सारी ऐसी हेल्प की जरूरत होती है जो कि वो हम ही लोग कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। थैंक यू, गुड। सो मेरे ख्याल से नाउ टाइम इज कमिंग अप टू सम ऑफ द मीटिंग, क्योंकि काफी 1 घंटा हो गया हम लोग बात करते हुए, और हम लोग तो वैसे ही थोड़े में बहुत काम कर लेते हैं, है ना, सबका हमारा एटीट्यूड यही है। प्रेरित, तुमने कुछ उंगली उठाई थी, कुछ कहना चाहते थे कि आखिर में यू वांटेड टू से समथिंग, प्रेरित? विद ड्यू परमिशन, ये सबके अपने जितने रिस्पेक्टेड लोग हैं उन सबकी बातों से ही कुछ इसमें नीति आयोग ने बड़ा एक वाइटल और बड़ा एक कैमोफ्लेज्ड रोल प्ले किया। नीति आयोग ने ऐसी चिट्ठियां भेजी, लगता था कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से, सेपरेट डिपार्टमेंट से चिट्ठी आ रही है ताज पहनाते हुए, आप ये हैं, आप क्यों हैं, आप बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत, मतलब आप ही खुदा हैं इस वक्त, मतलब इन सपोर्ट द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन व्हाट नॉट। सो एक तो नीति आयोग हैज प्लेड अ वेरी वाइटल रोल, जिसकी वजह से हम लोग को एक्चुअल चांद दिखा। दूसरा ये है कि हम लोग एक्चुअली वी हैड अ कैंपेन, वी हैव अ कैंपेन बाय नेम ऑफ रक्षक की रक्षा, which covers police professionals, doctors and what not. So they all are our rakshaks. So we had started our offerings even before the Janta curfew thing. So 5 days we have to make the administration realize the fact that we are their external hands and the external force to them. बिकॉज जो आज ये खिताब पहन रहे हैं ना कि नोएडा में इतने ये हुआ, गाजियाबाद में उतना वो हुआ, इतने लोगों को राहत कार्य पहुंचाया गया, ये स्टैट्स उनके अकेले के बस के नहीं है, ये सबके मिला के। तो दे आर यूजिंग आवर स्टैट्स आल्सो, इग्नोरिंग अस डेलिबरेटली एंड डेस्परेटली। चलो ठीक है। एंड अगर डीएम से बात करने की बात कहें, इफ वी टॉक अबाउट सुहास, मोस्ट ऑफ द टाइम अभिजीत would take up the call and would say कि हम साहब से बात कराते हैं, और बात नहीं होती, बात होती नहीं है।
तो मेरे ख्याल से यू आर करेक्ट प्रेरित, क्योंकि जो आपने बात कही है मेरे ख्याल सभी का यही कहना एक ही बात को आकर के है कि दे आर नॉट फीलिंग दैट वी आर देयर, ओके ना? We would have to make हाँ, तो we have to make them fact कि भाई हम लोग यहाँ पे हैं, आप लोग यो कर रहे हैं, तो इसके लिए we have to number point. I was in a discussion with the chief of NTS, is the technical wing of RAW, and he very well said it is because of the people like us who are invisible that people like you are visible. बिल्कुल सही बात है। तो लेट अस मेक मोर विजिबल नाउ, ठीक है? लेकिन अभी जो मैं पॉइंट को समअप करता हूँ, सबसे बड़ी बात है कि सर क्या मैं हाँ जी अरे सॉरी मैं आपके पास आया नहीं, आपको हाँ प्रेरित एक सेकंड पहले, हाँ बोलिए। तो सर मैं ये कह रहा था कि हम सब, मैंने सारा सब लोगों को सुना, जो सब लोगों के जो प्रॉब्लम निकल के आ रही है, क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग 6 महीना या 3 महीने का हम लोग एक कोई पीरियड बनाए जिसमें हम 5 पॉइंट्स पे काम करें और अपने कॉमन एजेंडा सेट करें और उस पे काम करें, और फिर अगले 3 महीने या 6 महीने के लिए हम आगे जा सकते हैं? इस तरीके से काम हो सकता है? बिल्कुल, वही तो हमने मीटिंग बुलाई इसी पर्पस के लिए थी आज, कि उस पर हमें बात करने के लिए थी, ये इसी बुलाया था। गुड थैंक्स विनीत। क्या फटाफट आखिर में जल्दी से। आई डू नॉट नो अबाउट ऑल फाइन पीपल प्रेजेंट आउट हियर। हमारी एक लिमिटेशन थी इन टर्म्स ऑफ द रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ द फाइनेंशियल दैट वी हैड। हम नहीं लाखों से ज्यादा को खिला सकते थे। So what we realized, because when we were distributing dry ration, there were quite a few people जो आते थे कहते थे साहब हमारे पास राशन कार्ड नहीं है, क्या हमें दे देंगे? So we had filed a PIL directly in the Supreme Court, and we ensured, when Supreme Court directed the central government, state governments and union territories, और उसके बाद that came into action जहाँ पे universalization of public distribution system came into place. So ऐसा कुछ हम लोगों को, जैसा भी पीछे कहा गया कि एनजीओस को मिलकर करना पड़ेगा। तो एक लिमिटेशन है, हमें अपनी लिमिटेशन का ध्यान रखना है, हमें देखना भी क्या करना है। और आपका बेटा भी बता रहा है कि पापा लिमिटेशन से चलो सोने चलना है। आपका जो हमारा जो बेटा है जो बता रहा है पापा जल्दी करो, बहुत बोल रहे हैं आप। एनीवे गुड। हाय, हाउ आर यू? क्या नाम है? हाय, व्हाट्स योर नेम? टेल योर नेम, टेल योर नेम। Why are you conscious? जब आप प्रेरित हैं तो ये स्व प्रेरित होंगे तो। हाँ प्रेरित मान सिंह जी फतेहपुर से बिलोंग करते हैं। अच्छा। हाँ, और अभी आज हमारा 25th एडिशन जो आ रहा है ना हमारा एनजीओ के ऊपर, उसमें इनकी संस्था को हमने कवर किया, आयोग को किया। और कल तक आएगा, क्योंकि ये विनीत जी ने बताया कि ये कुछ प्रॉब्लम आ रही है उसको करने में, तो कल तक वो बन के आएगी, पूरी हम देंगे। सर हम लोग जहाँ जाते प्रॉब्लम ही आ जाती है। नहीं तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं, और लोगों की भी है। थैंक यू वेरी मच। सो लेट्स मी सम अप कि देखिए पद्मिनी जी, सबसे बड़ी बात ये है कि जो आज हम बात करने आए हैं कि इतनी सारे पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को हम लोग बैठ के पहले तो हम लोग उसको लाइन अप कर लें कि क्या क्या इसमें है और क्या क्या प्रायोरिटीज के पॉइंट्स हैं। तो उन प्रायोरिटीज के पॉइंट्स में सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, तो प्रधानमंत्री कहते हैं जान और जहान दोनों चाहिए, तो हम कहते हैं जान की बात करते हैं। इसमें जान की बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कोविड जिस तरीके से अब फैलेगा, जो फैलने की तैयारी में है, जो शायद हम सोच भी नहीं सकते हैं, अब वो होने जा रहा है। तो उसके लिए अब ये इम्पोर्टेंट चीज है कि हम अगर सपोज कोई डीएम साथ नहीं देता है, सीओ साथ देता है, लेकिन हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के हम लोगों ने इतना राशन बांटा, लोगों को मदद किया, पद्मनी जी ने प्रेग्नेंट लेडीज के लिए काम किया, ये किया नहीं। अब हमारी जरूरत बनती है कि हम सारी संस्थाएं मिलकर के एक बृहद, एक बहुत बड़ा एक कैंपेन चलाएं अवेयरनेस का। गांव-गांव में, स्लम में जाकर के लोगों से बात करें, उनको समझाएं, क्योंकि सोशल मीडिया, दूसरा मीडिया समझा नहीं सकता जब तक कि सामने वाली बातें, जैसे कि बोला कि नुक्कड़ नाटक करके दिखाएं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अब हमको जाके फिजिकली बोलना पड़ेगा। हमको कोरोना से डर के भी रहना है, बच के भी रहना है, लेकिन दूसरे को समझाना भी पड़ेगा, क्योंकि ये काम एनजीओ के अलावा कोई नहीं कर सकता। हाँ, तो ये चीज जो बड़ी एक अजीब सी चल रही है कि ये हमें कैसे करना है। तो ये पहला पॉइंट ये है कि क्या हम लोग सब लोग मिल करके
कुछ हम लोग बनाए, कुछ तैयारी करें, कुछ हमारे 2-4 लोग बताएं कि भाई एक नेक्स्ट मीटिंग हम लोग जल्दी कर लेंगे कि हमें कैसे करना है। दूसरा ये है कि खाने का जो है, जैसे कहा कि अभी मेरे ख्याल से सद्भावना सेवा संस्थान भी कंटिन्यू कर रही है, 15 तारीख तक हम भी कंटिन्यू करेंगे, शायद मेरे ख्याल से ये भी करेंगे, प्रेरित भी करेंगे, कंटिन्यू करेंगे ना। तो हम लोग 5-6 जो मिलकर देख लें, अगर किसी को जरूरत है तो हमको बता दे, फिर हम लोग बताएंगे भाई आप वहां कर दो, आप वहां कर दो, आप वहां कर दो, ठीक है ना। तो ये कर लेते हैं, ये अपना पॉइंट हम लोग कर देते हैं कि जैसे सपोज करो कि सद्भावना को बोला कि साहब आइए हमें 44, आप 34 में चले जाओ, आप यहाँ चले जाओ, तो ये ना हो कि हम लोग डबलिंग करते रहे, ठीक है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैं फीस की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि उसके लिए ऑलरेडी एक संस्था बनी हुई है जो कि काफी उस पर काम कर रही है, हम उनको सपोर्ट जरूर कर सकते हैं। आलोक भाई हम लोग को सपोर्ट करेंगे, उनके साथ खड़े हो जाएंगे, और जैसे विष्णु जी ने कहा तो हम लोग कुछ चीजें हम लोग खड़े होकर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लोगों को ये बताना कि भैया दूर खड़े हो जाओ। ये दूर जो नहीं खड़े हो रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। कहते हैं कि जब तक किसी के सर पे नहीं पड़ती, कहते हैं जिसकी ना पड़े, क्या कहते हैं, एक आप मुहावरा है, जिसकी ना फटे पीर पर, जाके पैर न फटी बिवाई, वो क्या कहते हैं पीर पर आई, मतलब जिसके चोट नहीं लगती उसको दर्द नहीं महसूस होता। और मैं आपको बता रहा हूँ पद्मिनी जी, अजमानी साहब, इस बात को नोट कर लें, प्रेरित तुम भी सब लोग, कि आने वाले 2 महीने में हर दूसरे घर में कोविड होने वाला है अगर हमने तैयारी नहीं की। ये फटेगा, ये बता रहे हैं, बिल्कुल होने जा रहा है ये। और इसलिए हमें अभी से हम लोगों को अपनी मॉरल ड्यूटी समझ के इसको करने का है। आई हैव बीन सीइंग इट इन 15 डिस्ट्रिक्ट जहां हमारे लोग हैं। तो इसीलिए इस पॉइंट को सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें कैसे लोगों को बताना है कि भैया, क्योंकि नोएडा एक ऐसी जगह है, ये बॉम्बे की तरह है, स्लम भी है, विलेजेस भी हैं, पॉश कॉलोनीज भी है, सब यहाँ पे है। एक मकान तो इतना अच्छा बना हुआ है, दूसरा मकान में स्लम घुसा हुआ है, यहाँ पे ये हालचाल है। तो हमें ये करने के लिए पॉइंट्स है, और बाकी हम सारा काम कर लेंगे, हम शिक्षा का भी कर लेंगे, हम लोगों को रोजगार भी दिलवा देंगे, किराएदारों की समस्या का भी समाधान हो जाएगा, क्योंकि वो समस्या है। सबसे बड़ी समस्या जो ये आ रही है, तो ये एक तो खाने की और दूसरे की जान बचाने की, इन दो में मेरे ख्याल से है। इसके लिए ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाना पड़ेगा, दिनेश को भी पकड़ना पड़ेगा, तो सब बातें करनी पड़ेंगी। तो इसके लिए हमें अब पॉइंट है, तो इस पे मेरे ख्याल से आप लोग सोचें कि अगले 2-3 दिन में क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, और let us meet once again after 3-4 days if you agree. I think yes, next Saturday रख लेते हैं। Saturday will be too late. Okay. हाँ, तो any day which is suitable to anyone, like Wednesday or Thursday. तो हमारा तो ग्रुप बना हुआ, ग्रुप में भी हमने प्रेरित को इन्वॉल्व करना है, उसको मैं इंक्लूड कर लेता हूँ। तो उसमें ये है कि अगर आप लोग, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ कई ऐसे एनजीओ वाले हैं, वो हमसे बहुत बड़े हैं, तो इसलिए वो आना पसंद नहीं करते वेबिनार में। मेरे कुछ फीलिंग आई है मेरे को कहीं से, हमें कोई समस्या नहीं है, हम 12 लोग हैं, हम 12 ही काफी हैं। बिल्कुल। हाँ, हम 12 लोग बहुत अच्छे हैं, और इसमें से 5 तो ऐसे हैं जो कि कईयों के बहुतों के बराबर है। मैं आपको बता देता हूँ साफ साफ, ऐसा नहीं है, लेकिन कईयों को कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, कईयों के अपनी कुछ पॉलिटिकल विशेष हैं, कुछ को कुछ है, कुछ को लगता है कि हम क्यों करें, क्या करना है, फायदा नहीं है। लेकिन जो काम करेगा भैया वही है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आजकल काम करने वालों पे पूछ नहीं है भैया। आप ऐसे भैया सुनो अशोक जी, चापलूसों की पूछे और किसी की नहीं है। एक बता दो, आप चापलूसी केवल 2 दिन की होती है, इससे बड़ी नहीं होती है। अरे हम लोग स्वेच्छा से कर रहे हैं। एक बात बताइए, जब से 1997 से कितने डीएम आ गए, कितने डीएम आ गए? आप कितनों से मिलेंगे, मैं कितनों से मिलेंगे, लेकिन काम तो हम कर रहे हैं ना, बिगेड डीएम के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल। पद्मनी जी को एक काम पड़ा डीएम साहब से, एनपी सिंह साहब से, मैंने उनको पूरी रिक्वेस्ट करी, सब कुछ कर दिया। काम कब हुआ? जब सब कुछ समाप्त हो गया। मुझे पद्मनी जी क्यों, am I correct or not? मतलब लेकिन जब हम लोगों ने काम कर दिया तो हो गया, लेकिन डीएम साहब ने अपने, अभी वो मुझसे डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर पूछती है आपने कितने मास्क बांट दिए। मैंने कहा मैडम मैं तो आपको बताऊंगा भी नहीं कितने बांटे हैं। बोले नहीं आपने 4000 बांटे थे। मैंने कहा जी उससे ज्यादा बांट दिए। मतलब बताइए सर। मैंने कहा जब आपके डीएम को पता ही नहीं कि नवरत्न फाउंडेशन कोई एनजीओ है तो मैं आपको क्यों बताऊं? मैं तो नहीं बताता आपको कितने मास्क बांटे मैंने। तो बोले नहीं सर आप नाराज हैं। मैंने कहा डीएम साहब को बताइए करके फिर हम बाद में बात करेंगे। मैंने यही बोला स्ट्रेट अवे।
I said कि no, I am not going to tell you. You tell him first कि यहाँ पे एनजीओ कौन कौन सी हैं और किससे आप आपने ले रहे हो, आप बता रहे हो। क्योंकि जब वो देते हैं ना गौतम बुद्ध नगर में ये बटा, तो वो ये थोड़ा बताते हैं कि एनजीओ ने मिलके बांटा, तो बोलते हैं हमने गौतम नगर में इतने मांस बांट दिए। जैसे हुआ ना कि साहब ये कितना खाना, जैसे अरविंद वैद जी हैं, मुझे रोज ही खाना भेजते थे, मालूम पड़ा कि वो नोएडा अथॉरिटी वालों को बताया कि हमने इतना खाना बांट दिया, इतना बांट दिया, सारे हो गए। तो इसलिए हमारा ये है कि दो चीजों पे हमें ज्यादा ध्यान देना है। उसके बाद तीसरी चौथी चीज अभी, क्योंकि पूरा मैंने नोट कर लिया है और मेरे ख्याल से आपने भी नोट किया होगा, बाकी तो इसकी रिकॉर्डिंग अभी हम डाल देंगे, हमारे विनीत जी कल डाल देंगे कि जो मीटिंग हुई हमारी आज की, इसमें ये है। और इसमें मेरे ख्याल से अब हमें इसके लिए जल्दी से within 2-3 days के अंदर we have to sit again and we have to decide कि ये तीन चीजें हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जहान में खाना पीना और ये ब्लड डोनेशन वाला, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको करके फिर करते हैं, बाकी है। सर सॉरी टू हाँ बोलिए। उन सब ज्यादा इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट इनिंग्स, जो हमारा एक कैंपेन का नाम है, हमने वही ले दिया, मार्केटिंग कर दी, मतलब मैं नाउ व्हाट, अभी तक जो हुआ वो नहीं, नेक्स्ट इनिंग वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों का माइंडसेट चेंज हो गया है। हाँ। जो अभी तक मैं प्रेरित जो बात कह रहा हूँ ना, वो इसी में आती है, क्योंकि अवेयरनेस प्रोग्राम में हर चीज के लिए अवेयरनेस है, नॉट ओनली फॉर बचने का, बल्कि आगे की उनकी कैसे नौकरी का करना है, क्या करना है, उनकी कैसे जिंदगी चलनी है। हम तो कह रहे हैं 500 में से आप लोग जितने लोग हमें दे सके, हाँ, एनजीओ के पास जितने हो, एक बार लेट्स डिस्कस। ठीक है, वी विल डिस्कस ऑन दिस पॉइंट नेक्स्ट टाइम, ठीक है, वी विल टेक इट। सो व्हेन वी आर मीटिंग अगेन, थर्सडे और फ्राइडे या वेडनेसडे, कब मिले बॉस? थर्सडे शुड बी फाइन। थर्सडे के लिए कितने लोग हाथ खड़ा करें? थर्सडे के लिए सर यू आर द बॉस। नो आई एम नॉट द बॉस। टाइमिंग क्या सर? टाइमिंग शाम को 7 बजे रखेंगे, डिनर पे तक नहीं करूंगा आपकी बात। ठीक है ठीक है, थर्सडे 7 बजे। बी प्रिपेयर विद योर थॉट्स कि हमें क्या करना है। दिनेश भाई तैयारी करके आएंगे, ठीक है। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू पद्मिनी जी, थैंक यू भाई, थैंक यू विष्णु जी, थैंक यू लोग जी, थैंक यू दिनेश जी, थैंक यू एवरीवन टू लेट मी जी part of this and let me speak before you find आप हमारे नेता हैं और हमारे नेता रहेंगे आप। सर आपने कहा था आपका पॉलिटिक्स से कोई वास्ता नहीं, लेकिन आप जो बोलते हैं हमारे बड़े भाई, देखिए हम बहुत छोटे हैं। नहीं, पॉलिटिक्स से मतलब मेरा पॉलिटिक्स से नहीं है, मेरा मतलब असल भाई से है। मैं आपको बता दूं एक बात, अगली बार की 7 बजे की मीटिंग सही रखी है आपने। हाँ ओके, थैंक यू, बाय सी यू, सो लिविंग, गुड नाइट। ठीक है भैया, गुड नाइट। थैंक यू। बाय आलोक भाई।